हारते तभी हैं जब आप खुद को हारा हुआ मान लेते हैं और सर को झुका देते हैं। अलग इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा अपना सियासी नजरिया है, अपना नजरिया जिससे मैं इंस्पायर हुई वो उलूमी और आइडियल में खुद को मानती हूँ। सिंध के अंदर ये कानून 2017 में आया था, सिंध प्रोबेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया, उसमें ही मुझे एक ऑर्डर आया था। स्किन टाइप्स होती हैं 1 to लेकर 6 तक। हमारी स्किन टाइप जो है वो 3-4 में आती है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम खान। और मामूल के मुताबिक हमें प्रोग्राम का आगाज़ करना है कोट ऑफ द डे से। अच्छी बातें आपके साथ करते हैं। आज तो वैसे भी वीकेंड का स्टार्ट है, मंडे का दिन है, तो दिन में 1440 मिनट होते हैं हमारे पास। ये सिर्फ वक्तों की सुइयां नहीं है, ये दरअसल आपको रोजाना मिलने वाली 1440 अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल जी, और कुछ कर दिखाने के मौके हैं। और हार ना मानिए, आगे बढ़िए। आप हारते तभी हैं जब आप खुद को हारा हुआ मान लेते हैं और सर को झुका लेते हैं। तो अपने आप को सरबुलंद रखें और मायूसी के साए खुद ब खुद छट जाएंगे। बड़ी इस पॉजिटिविटी के साथ हमें वीकेंड का आगाज करना है। एग्जैक्टली जी, वीक का जो है वो हमने आगाज कर दिया है। इंशाल्लाह इसे एंड तक भी लेके जाएंगे और इसी जोश और जज्बे के साथ लेके जाएंगे कि हमने हार नहीं माननी है। बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब और देखते हैं आज क्या खबरें। निगरां हुकूमत का IMF को नया प्लान। बिजली के बिलों में बड़े रिलीफ का इम्कान। 300 यूनिट वाले बिलों में 3000, 60,000 वाले बिलों पर 13,000 रुपए तक कमी। आलमी मालियाती इदारे की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। अनीता करीम ने साबित कर दिखाया। थाई हरीफ को उसी की सरजमीन पर चर कर दिखाया। लेजेंड्स फाइटिंग चैंपियनशिप में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद करने वाली हीरो पाकिस्तानी आज हमारी मेहमान होंगी। उम्र 11 साल, कामयाबियां बेमिसाल। ऑनलाइन फ्री लांसिंग वेबसाइट फीवर पर छोटी सी उम्र में हजारों डॉलर कमाने वाले काशान अदनान से कमाई के गुर सीखेंगे। और एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी, कौमी टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान। सऊद शकील को जगह मिल ही गई, लेकिन कभी धोखा ना देने वाले सरफराज के साथ धोखा हो गया। भारत में वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। सिलेक्टर्स के फैसले पर खूब ले दे हो रही है। तो ये है जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में बातचीत करेंगे। अब आते हैं ट्रेंड्स की तरफ। तो पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका ट्रेंड में शामिल है। उनके कराची का मैदान और पाकिस्तानी कुड़ियों की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। कराची में इतवार को खेले गए दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीकी विमेंस ने 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए, जिसके जवाब में कौमी विमेंस टीम ने 19वें ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों पर मतलूबा हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की जीत पर कौम उन्हें मुबारकबाद पेश कर रही है, जबकि इस ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। जी बिल्कुल सहरिश, और क्रिकेट की ही बातें चल रही हैं। हर जगह पूरी दुनिया में क्रिकेट का बोलबाला है। इसी की वजह से आज #बांग्लादेश भी एशिया कप की सनसनीखेज मुकाबले में कामयाबी के बाद हैशटैग में शामिल हो चुका है। ट्रॉल किया जा रहा है, वायरल हो रही हैं उसकी इमेजेस भी। ग्रुप बी में बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान से जीत छीन ली। बंगाल टाइगर से शिकस्त के बाद अफगानिस्तान के इवेंट से बाहर होने के चांसेस बढ़ गए। 335 के हदफ का ताक़ुब करती टीम अफगानिस्तान 245 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ट्रेंड में सार्फिन बांग्लादेशी टीम को जीत पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जबकि ट्रेंड में अब तक 28,000 से ज्यादा सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं। डेफिनेटली बांग्लादेश की टीम को इसलिए पाकिस्तान में ज्यादा सराहा जा रहा है क्योंकि कल भी ऑन फील्ड अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी थे उन्होंने कुछ गर्मा गर्मी करने की कोशिश की और ये उनका एक शेवा बन गया है सारिश कि जब भी वो हार रहे होते हैं या उनसे कोई रन स्कोर नहीं होते, विकेट नहीं मिलती, तो वो बड़ी ही कोई एग्रेशन को छोड़ करके बदतमीजी की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये हालांकि मेरा ख्याल है कि इस पे फहीम अगर इनको जरा पेनल्टी चार्ज की जाएगी ना बार बार,
तो फिर शायद ये सुधर जाएंगे, अदरवाइज तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और शायकीन तो तमाशाई हैं, वो इससे भी मतलब अजीब हरकतें, इरिटेट होने लगे शायकीन इस चीज से, नेटिजन भी इरिटेट होने लगे हैं कि अब वो कितनी मीम्स बनाएंगे आखिर हर मैच के ऊपर, और यही जो है वो होता रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जनाब कुछ बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, साइल की। तो निगरान वफाकी हुकूमत ने इनका हल निकालने की कोशिश की है। महंगाई और ओवर बिलिंग के सताए अवाम को रिलीफ देने का प्लान बनाया है। सितंबर में 300 यूनिट वाले बिल में 3,000 रुपए तक, जबकि 60,000 से 70,000 तक बिजली के जो बिल वाले सारिफीन हैं उनके बिलों में 13,000 रुपए तक कमी होगी। तो फहीम, अगर आपका बिल 70,000 आता है तो अगले महीने से फिर आपका बिल 47 के करीब आएगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। लेकिन IMF इसकी रजामंदी जी देगा बिल्कुल, तो IMF का ही इंतजार हो रहा है जी। IMF की अगर रजामंदी आती है तो डेफिनेटली होगा। ये एक अच्छा अमल है, कोशिशें जारी हैं निगरान हुकूमत की जानिब से जो कि आगे बढ़ रही हैं और ऐसे ही चलते रहना चाहिए। सारिश, कहने का मकसद ये है कि हम लोग ये कह रहे थे ना कि भाई इजलास पे इजलास बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कुछ किया जाएगा, कुछ देखते हैं, करते हैं, तो एटलीस्ट उन्होंने एक इनिशिएटिव तो लिया है। अब डिपेंड करता है IMF की रजामंदी पर। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी इस इजलास से जो है मुझे वो बड़ा ही मशहूर डायलॉग याद आ गया कि जी तारीख पे तारीख मिलती आई है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो इजलास पे इजलास जो है वो हमें मिलता आ रहा था, लेकिन अब हल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ IMF की मंजूरी। और मुझे ऐसा लग रहा है सरिश कि ये जो प्लान तैयार किया गया है, इनिशियली तो IMF ने मना कर दिया था कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब जो है ये प्लान अकॉर्डिंगली तैयार किया गया और इंशाल्लाह इसके ऊपर यकीनन कोई ना कोई। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त सेनेटर गौस नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अल्लाह का शुक्र। नियाजी साहब बताइएगा कि ये जो अभी सारा मामला आपके सामने है बिजली के बिलों का, एक तो लोग इस वजह से भी परेशान है कि बिल ओवर बिलिंग हुई है और उसको ठीक करने के लिए लोगों ने हल ये निकाला कि जब भी बिल पे नहीं कर रहे हैं अगले महीने खुद ही ठीक होके आ जाएगा। ये भी एक बड़ी अजीब सी लॉजिक है, लेकिन ये जो हल निकाला गया आप इससे कितने मुत्तफिक हैं और लगता है कि IMF भी रजामंद हो जाएगा? जी मेरा भी ख्याल तो शायद एप्लीकेबल हो। अगर हुकूमत दावा कर रही है तो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि IMF ने सख्ती से जो हमारी मुंतखब हुकूमत थी उसको कहा था कि आप ये काम नहीं कर रहे। हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि बिजली के रेट ना बढ़ाए जाए, 2-3 महीने बाद बढ़ाए जाए, लेकिन वो नहीं माने थे। अब जब हुकूमत ने ये दावा किया है तो जब तक अब इस महीने के बिल को क्या बनेगा, जो अब लोग सड़कों पे हैं, इनके मतलब 2 गुना 3 गुना बिल आए, इनसे क्या बनेगा इनके बारे में क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं नेक्स्ट बिल जो है कम आएंगे। तो इस पे अभी हुकूमत ने कोई क्लियर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं आई हुकूमत की। लेकिन नियाजी साहब मुझे तो ये लग रहा है कि हम डिफॉल्ट से तो बच गए, लेकिन ये निगरान हुकूमत के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। चीनी 200 पर चली गई है, बिजली इतनी महंगी, पेट्रोल इतना महंगा, ये तो अवाम इस वक्त बिलबिला रहे हैं, सड़कों पर मौजूद है। बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है निगरान हुकूमत को। बिल्कुल, निगरान हुकूमत से मसला गवर्नेंस का है। एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सागदार की पॉलिसियाँ गलत थी। उन्होंने सिर्फ $250 जो है वो एक्सपोर्ट की थी, उससे जो 25-30 करोड़ डॉलर मिले थे वो हमने IMF की किस्त अदा की थी। तो उसमें सारा सर्वे करके किया गया था कितने इतनी हमारे पास चीनी है, स्टॉक है, और $250,000 कितना बनता है? $250,000 बनता है 3-4 लाख। तो 3-4 लाख तो उससे ज़्यादा हमारी महाना खपत है। तो कुछ शार्टेज होनी चाहिए, तो अगले आखिर में होनी चाहिए, नवंबर में एक शार्टेज होनी चाहिए। ये तो मुनाफाखोरों ने जो है ना सब कुछ कर दिए और कुछ गवर्नेंस नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कम है। लेकिन इन सारे मसाइल का नियाजी साहब हल जो है ना वो एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, कोई एक जमात आए, फुल मैंडेट के साथ आए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के साथ इस बिगाड़ को या फिर इन मामलात को हल करने के लिए कोई प्लान बनाए। इलेक्शन कब हो रहा है? अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इसी साल होंगे। नहीं, इस साल तो नहीं होंगे, लेकिन अगले साल के अवाइल में इंशाल्लाह हो जाएंगे। इस पे काफ़ी पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं। अगले साल तो जो जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को भी एहसास है और डे और नाइट पे काम कर रहा है। और जिस तरह आपने फरमाया कि जी एक स्टेबल जो सियासी हुकूमत होगी तो वही मसाइल हल करेगी, बात बिल्कुल ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करूँगा कि एक सियासी स्टेबल हुकूमत आए, मैंडेट के साथ आए और वो तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चले, तमाम सियासी पार्टी को साथ लेके चले,
जब तक वो कम नहीं होगी हमारा मुल्क जो है घमासान नहीं होगा। सर नियाजी साहब, सबको साथ लेके चलने वाली बात आपकी बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा ही होना चाहिए और आवाम भी शायद यही चाहती है। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को निकालने के लिए कुछ लोग कोशिशें कर रहे हैं। किस जानिब इशारा था उनका? ज़ाहिर है उसमें पिछले दिन आपने देखा कि मीडिया में खबर आई कि मैडम बुशरा ने जो इमरान है उसने मुलाकात की है किसी अपना इस्लामी ममालिक का, सऊदी था या कतरी था, उससे में था तो रिलीफ की जो है ना दरख्वास्त की है, तो उनका इशारा गालबन उस तरफ था। तो देखो अब उस पर क्या रिलीफ, हम तो चाहते हैं कि हमारा मुल्क है, हम एक दूसरे के साथ बात करें। आप तो वो इमरान खान साहब बात करने के लिए भी तैयार हैं, स्टेक होल्डर से भी और सियासी पार्टियों से भी, बिल्कुल। और बाकी सोच में तब्दीली आई है तो ये बहुत अच्छी बात है। जब तक सारे एक पेज पे नहीं आएंगे तो मुल्क हमारा कैसे आएगा? लेकिन बात तो ये ना कि नियाजी साहब, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर बात की जाती है? बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं, ऐवान सदर से बड़ी खबरें आ रही हैं कि वो मुलाकातें हुई हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐलान कर दिया, आइन की किसी भी शिक का सहारा लिया, तो फिर सिनेरियो क्या होगा? देखो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली जो है अमली तौर पर अब अगर मरदमशुमारी के बाद हल्का बननी शुरू हो गई हैं, तो अगर सदर साहब करते भी, अब तो मेरा नहीं ख्याल अगर करना होता तो आज कल में वो कर देते, अभी तक नहीं किया उन्होंने। तो अगर कर भी देते हैं तो मेरा ख्याल फिर वही होगा कि कोर्ट में काम जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नई मरदमशुमारी हुई है और ऐसी मरदमशुमारी जिसके सब तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है, उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ हो रही हैं, उनको फिर प्रॉपर अपील के टाइम भी दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से तो मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए, और मेरे नहीं ख्याल के सदर साहब को गैर जिम्मेदाराना मुजाहरा करेंगे। और ये मतलब लेकिन नियाजी साहब, जो इस वक्त बातचीत हो रही है वो आर्टिकल 45B को ही जो है एक्टिवेट करते हुए शायद सदर साहब ये फैसला ले लें। लेकिन अगर बाय चांस वो ये फैसला ले लेते हैं तो आपको लगता है कि इस साल में इलेक्शन कराने के लिए आपकी जमात और दीगर पार्टी जो है वो रेडी हैं? इलेक्शन कमीशन अगर अनाउंस कर दे तो बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए रेडी हैं, तो तैयारी तो हमारी शुरू है। तो फिर सर ये भी बता दीजिए, मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? मियां साहब शहबाज शरीफ साहब ने हमारे जो सदर पार्टी उन्होंने अनाउंस किया 15 अक्टूबर को आएंगे, और इंशाल्लाह आएंगे जरूर। इसके लिए आज नहीं तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अगर हमारी जमात से कोई वज़ीर आज़म होगा तो वो नवाज शरीफ होंगे, तो इलेक्शन कैंपेन में वो नज़र भी आएंगे। इस्तकबालिया की खबरें चल रही थी, तैयारियां हो रही थी, वो कहाँ तक पहुँची हैं? वो अभी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्ट्रक्शन आ गई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो तमाम अहदेदार वर्कर्स इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं कि किस तरह हम हाथी और पिस्टली के साथ लाहौर आते हैं या इस्लामाबाद उतरते हैं तो वहाँ किस तरह पहुँचना है। तो इस सिलसिले में तैयारी शुरू है हमारी। कल हमारे डिस्ट्रिक्ट की कल मीटिंग है, सबको बुलाया है और उसकी सारी तैयारी इंशाल्लाह कर रहे हैं कि किस तरह। तो नियाजी साहब, आप लोग अब भी क्या पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं या फिर बस ये पिछली हुकूमत तक था? अब आप लोगों की पॉलिसीज, नज़रियात सब मुख्तलिफ है, इलेक्शन अलग लड़ना है? नहीं, बिल्कुल हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा अपना सियासी नजरिया है, उनका अपना नजरिया है। हो सकता है चंद सीटों में कोई 2, 4, 5 या कोई इसमें कोई एडजस्टमेंट हो जाए, अदरवाइज तो हम अपने नजरियात के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर मैं अवाम ने मैंडेट दिया तो फिर ये है कि हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है कि जब अगर में सादा एक्सेस मिल गया, ये 2/3 मिल गई, जिसके बावजूद भी हम तमाम सियासी पार्टी को साथ लेकर चलेंगे स्टेक होल्डर। अच्छा नियाजी साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि आपने बताया मियां साहब जो हैं वो मिड अक्टूबर 15 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, तो इस वक्त सियासी क़यादत जो है नून लीग की वो लंदन में ही मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब भी वहीं पर हैं, सब एक साथ वापसी होगी सबकी? क्योंकि अगर सदर साहब ऐलान कर देते हैं तो इस जो ये आप लोगों का प्लान बना हुआ है मिड अक्टूबर का, इसमें कोई तब्दीली मुतवक्का है? नहीं, दोनों जो कैलकुलेशन अब सदर साहब अगर कर भी देते हैं तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो उसको भी तो तैयारी चाहिए ना। तो वो भी अपनी तैयारी पहले भी उन्होंने जब अनाउंस कर दिया था तो ना इलेक्शन कमीशन तैयार था ना वो तैयार था, तो ये अमली तौर पर पॉसिबल नहीं है। ये मैक्सिमम जो है जो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से मुझे पता चला है वो जनवरी के आखिर में यानी कि इलेक्शन करा सकते हैं, यानी कि 30 नवंबर तक हल्का बंदी मुकम्मल, और दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में शेड्यूल आ जाएगा इलेक्शन का, और जो पोलिंग जो होगी वो जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में होगी।
इस तरह की प्लानिंग है। तो ये प्रैक्टिकल तो नियाजी साहब, इलेक्शन ठीक है, आप बता रहे हैं कि शेड्यूल भी आ जाएगा और तैयारियां भी पूरी हैं और अगले साल के शुरू में आपको होता दिखाई दे रहा है। इस इलेक्शन में आप एस्टैब्लिशमेंट का किरदार क्या देख रहे हैं, होगा या नहीं होगा? ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी। पिछली दफ़ा जिस तरह उन्होंने 18 में, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि उस वक्त तो एक कदम आगे बढ़ के इलेक्शन तो उस सारी इस्टेब्लिशमेंट आई थी कि इमरान खान को सीटें ज़्यादा दिलाई जाएँ, तो अब तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे अब हालात चल रहे हैं। वैसे अब तो नियाजी साहब वो सज़ा भी मुअत्तल हो गई है चेयरमैन पीटीआई की, तो क्या आपको लग रहा है सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा? कौन किसको टफ टाइम देगा, या नून लीग को टफ टाइम कौन दे सकता है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है ना अब तो दरमियान में। जी देखिए, टफ टाइम तो हमारा कंपटीशन तो पंजाब में ज़ाहिर पीटीआई के साथ होगा, इस्तेहकाम भी होगा। इस्तेहकाम तो मेरे ख्याल में ये जो मुझे पता चला है वो चाह रही कि हमारी सीट एडजस्टमेंट उनके साथ हो जाए, तो इस्तेहकाम हमारे लिए मसला नहीं है। मसला जो है वो मतलब पीटीआई के साथ हमारा कंपटीशन होगा पंजाब। नियाजी साहब, आप ये बता रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट इस्तेहकाम के साथ हो सकती है, ये बड़ी खबर है एक, क्या आपकी बातचीत चल रही है? जी हम तो बड़े खुल के बंद है, पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है, बस बशर्ते है कि एडजस्टमेंट के लिए कोई सियासी पार्टी हो ना। अब पीटीआई वाले नो डाउट माफ तो है, लेकिन कोई सियासी भी नहीं है सियासी। लेकिन नियाजी साहब एक बात है, वैसे ठीक है आप कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, बड़ी अच्छी बात है, जमहूरियत का हुस्न भी है कि मिलकर काम किया जाए, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब इस तरह हुकूमतें बन जाती हैं फिर एक दूसरे को रूठने मनाने में ही लगे रहते हैं, जो काम असल होने होते हैं वो हो नहीं पाते, बस यही लगा रहता है अब उनका ये मुतालबा आ गया वरना हम अलग हो जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी। तो ये आपको नहीं लगता ये सिलसिला रुकना चाहिए? एक जमात आए फुल मैंडेट के साथ आए, 2/3 अक्सरियत लेके आए। हाँ असूला तो यही चाहिए, लेकिन फिर ये अवाम पे मुनसर होता है, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट पे कुछ रोड तो होता है, लेकिन अवाम को ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमने जब 2/3 के साथ भी आए थे तो बिल्कुल आए थे, रुकावटें खड़ी हुई थी। आपको पता है 97 में 2/3 के साथ आए थे, और 13 में भी हमारे 2/3 की अलाइज को मिला के 2/3 मेजॉरिटी थी। मसले कुछ और होते हैं, सियासी पार्टियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और फिर जब अगर वो 5 साल के लिए पार्टी गुजार में आ गए तो 5 साल के लिए कुछ सब्र करना चाहिए, उसको डिलीवर देना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया नियाजी साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए सियासत को। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अब जनाब हमें कुछ बात करनी है फ़ख्रे पाकिस्तान की, कौमी हीरो की, अरशद नदीम, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल हासिल करके अपने वालिदैन और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। बिल्कुल जी, इस वक्त अरशद नदीम हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज अहमद के साथ हैं। जी एजाज, आगाह कीजिएगा, अरशद नदीम अपनी जीत के हवाले से इस और मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहते हैं? फ़ख्रे पाकिस्तान, फ़ख्रे मियां चन्नू, कौमी हीरो अरशद नदीम, जिन्होंने हंगरी के दारुल हुकूमत में जारी वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इस वक्त कौमी हीरो अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जब उन्होंने सिल्वर मेडल के लिए क्वालिफाई किया तो उनके क्या जज्बात थे। जी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया का और पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम की है कि मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में मेडल जीता है। और जब मैंने क्वालिफाई किया है तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह होप हुई कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत की, और जैसा कि अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होता है, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें वर्ल्ड में जो है ना वो मेडल से नवाजा है। जी अरशद भाई, हम आपसे ये पूछेंगे कि नीरज चोपड़ा जो कि हमारे हमसाया मुल्क से है, उसके साथ आपका कैसा ताल्लुक है? और पूरे वर्ल्ड में आप दोनों फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं, यानी कि आप दोनों एशिया के ममालिक के हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज बिल्कुल अगर देखा है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही है कि हम जो है, मैं और नीरज चोपड़ा भाई जो है वो एशिया के हैं, तो हमने पूरे वर्ल्ड में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, फर्स्ट सेकंड हुए हैं। तो अगर देखा है तो ये बड़ी खुशी की बात है एशिया वालों की कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों ने जो है ना वो वर्ल्ड में इतना बड़ा परफॉर्म किया है। जी अरशद भाई, हमें बताइएगा कि जब आपने ये सिल्वर मेडल के लिए क्वालिफाई किया
तो आप गोल्ड मेडल से सिर्फ आधा किलोमीटर से भी कम के फासले पर थे। उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो 1 फुट से दूर था मैं तकरीबन, तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारी किस्मत में गोल्ड नहीं था, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इंडिया के जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता है, तो समझ लें कि ये भी खुशी की बात है कि हम एशिया में 2 ही लड़के थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट सेकंड पोजीशन हासिल की है। और हमें ये भी बताइएगा कि इसके बाद अगले माह एशियन चैम्पियनशिप आ रही है, उसके बारे में और पेरिस ओलंपिक्स के बारे में आप क्या कहते हैं? आज बिल्कुल अभी ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स हो रही है चाइना में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अभी तैयारी इंशाल्लाह जारी है। तो उसके बाद जो बड़ा टारगेट है वो मेरा पेरिस में 2024 में ओलंपिक्स हो रही है, उसका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करेंगे, क्योंकि ओलंपिक्स में भी इंशाल्लाह मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करके जाएंगे। और ये भी अरशद भाई हमें बताइएगा कि ये जीत आप किसके नाम कर रहे हैं? ये जो सिल्वर मेडल आपने जीता है, ये जीत आप किसके नाम करेंगे? अगर देखा जाए तो ये जो जीत है, ये जो मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई, रात दिन एक किया है। और दूसरा पाकिस्तानी जो कौम है उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है, तो मैं इनके नाम करता हूँ। और अरशद भाई से हम आखिर में जानेंगे कि कौम से आप क्या कहना चाहेंगे? कौम आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है, और ये जानना चाहती हैं कि अब आप कौम के नाम क्या पैगाम देते हैं? अजी कौम से मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह आपने ओलंपिक्स में बड़ी दुआएं की है, और उसके बाद इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रात के मेरे ख्याल में 1-2 का टाइम था, तो दुआएं कर रहे थे सारे। तो अभी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है मेडल जीता है, तो इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहें ताकि जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं अल्लाह ताला हमें फतह दे और मैं पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूं। जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, कौमी हीरो अरशद नदीम का कहना था कि कौम जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अरशद नदीम ने जैसे कि बताया कि वो पुरअज़्म है, ओलंपिक्स के लिए तैयार हैं और बहुत बड़ा इवेंट है। डेफिनेटली हमारी दुआएं और पूरी कौम की दुआएं सैरिश अरशद नदीम के साथ हैं। बेशक जनाब, अल्लाह इन्हें मजीद कामयाब करे। और इसी दुआ के साथ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलों का मैदान सज रहा है और हमें गोल्ड और सिल्वर मेडल्स बहुत मिल रहे हैं। सारी क्या बात है आपकी। पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं अनीता करीम, जिन्होंने लेजेंड्स फाइटिंग चैंपियनशिप में थाईलैंड के हरीफ हैं जिनका नाम बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। उनको शिकस्तें दी है। फ़हीम क्यों ना अनीता से बात कर लें और उनसे पूछते हैं उनके तासुरात क्या थे। अस्सलाम वालेकुम अनीता, वेलकम टू दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अनीता, मुझे आप जल्दी से अपनी फीलिंग्स बताएं, क्योंकि ये जो हमने भी अनाउंसमेंट सुनी है ना आपकी विन की, वो बड़ी कोई एनर्जेटिक किस्म की थी और माहौल भी बड़ा जबरदस्त था। तो जब आपने अपना नाम सुना होगा तो क्या महसूस किया था उस वक्त? जी बहुत अच्छा लगता है इतनी मेहनत के बाद जब आप जीतते हैं तो, और अपना नाम अनाउंस होते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। जबरदस्त जी, बेहतरीन। अच्छा अनीता, ये जो आपके तासुरात थे अनाउंसमेंट पे ही, जैसे कि सैरिश ने जिक्र किया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप पहले से ही जानती हैं, आपने जो है क्लीन स्वीप कर दिया था। खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थाईलैंड में उन्हीं के खेल में उन्हें हरा के, क्योंकि MMA इज अ डिफरेंट मतलब डिफरेंट नेम ऑफ मोथाई, वो बेसिकली है तो मोथाई ही, अब अलग नाम से जाना जाता है, पर उसे हरा के आपने उन्हीं के शहर में, उन्हीं के मुल्क में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम जो आपने लहराया है, उसके लिए पूरी कौम का सर जो है फख्र से बुलंद हो गया। थैंक यू सो मच। और ये भी बताइएगा कि ये लास्ट फाइट जो हुई थी, इसका क्या सीन था? ये आपने चौक किया या बस मुक्कों की बारिश करके आपने हरा दिया उन्हें? फर्स्ट राउंड में ज्यादा ग्राउंड एंड पाउंड पर गया, फिर सेकंड पे मुझे जब ब्रेक मैंने ली तो फिर मुझे लगा कि मैं बस चौक के लिए जा सकती है, तो वहां पर मैंने रियल नेक चौक लगाया, जिसको हम RNC भी कहते हैं, और वहां पर उसने गिव अप कर दी। क्या बात है। अच्छा चले अनीता, थोड़ा सा जरा बताइएगा आपने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया, आपने क्यों इस खेल को ही चूज किया, और कैसे आपको किसने इंस्पायर किया, कब सोचा?
ऐसा कोई, जब बचपन में मुझे पता भी नहीं था कि मैं फाइटर बनूंगी, बट ये था कि मेरे भाई MMA की ट्रेनिंग वगैरह करते थे और ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई उलूमी से, जो मेरे बड़े भाई हैं उससे, जो दो हमारे बड़े भाई हैं अली सुल्तान और एहतशाम, हमारे कोचेस हैं। और 2016 में मेरे भाई तब इंडिया से जीत कर आए थे, तो मैंने कहा यार मेरे भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और स्पेशली ये तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज सेल्फ डिफेंस, तो मैं भी करना चाहूँगी। तो साथ साथ बस मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, सेल्फ डिफेंस उसको स्टार्ट की, और मुझे ज़्यादा शौक पैदा हुआ उसमें, और मैंने उस एज अ प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट को लेके आ गई। अच्छा अनीता, अब तक की अपनी कोई ऐसी फाइट बताएं जो आपको हमेशा याद रहेगी, जिसमें कोई ऐसा पंच आपको पड़ा कि जिसने आपको वो दिन में तारे दिखा दिए? मुक्के की गूंज। भाई का ही पंच होता है उलमी का, बाकी तो खैर दो भाई तो सिखाते हैं। अच्छा, वो यानी वो प्रॉपर फाइट आपके लिए, प्रॉपर फाइट के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, हमारे पास अक्सर जो MMA के फाइटर्स आते हैं ना, वो बताते हैं मेरी नाक सलामत नहीं है, टूटी हुई है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ये कि जो मेरा मकसद है उसमें मैं कामयाब हो जाऊं। जबरदस्त। अच्छा, ये सारी मैं आपको एक मजे की बात भी बताऊं कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना बॉक्सिंग या MMA की, तो आपके कोचेज जो है ना वो खुद ही आपकी नाक सबसे पहले तोड़ देते, क्योंकि अगर ये रिंग के अंदर टूटी तो फिर आप अपने सेंसेस खो बैठते हैं। इसलिए ये एक ट्रिक भी होती है आपको तैयार करने की, तो ये इस वजह से मोस्टली जो फाइटर्स हैं उनकी नाक की जो हड्डी है वो टूटी हुई होती है। मुझे ये बताइएगा अनीता कि आपके आइडियल फाइटर इस वक्त कौन है? अच्छा, फीमेल में भी बताइएगा और मेल में भी, और ये भी बता दीजिएगा वाकई टूटी हुई नाक लेके सारे फाइटर्स जाते हैं रिंग में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे, मतलब मैं और मेरे भाई के नाक तो ठीक ठाक है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। वो डिपेंड करता है कि कोई करवाना चाहता नहीं करवाना चाहता। बाकी ये है कि जो जिससे मैं इंस्पायर हुई वो उलूमी, और आइडियल में खुद को मानती हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, आप अपने आप को अपना इंस्पिरेशन नहीं मानेंगे, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अच्छा अनीता, अभी आप मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट आपकी फाइट कब और किससे है, क्या प्लान है आपका? अभी जो होगी 1-2 दिन रेस्ट पे हूँ, उसके बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग पर जाऊंगी, और 1-2 महीने के बाद फिर फाइट के लिए बोला जाएगा। तो फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब 1-1.5 महीना रहता है तो फिर फाइट हमारी अनाउंस होती है, तब हमें फिर पता चलता है कि आपकी फाइट इसके साथ है तो आपने तैयार होना है। अच्छा अनीता, ये भी बताइएगा कि उमूमन जो है ये लड़ाई झगड़े वाले खेल जो है हमारे माशरे में, लड़कियों को जो है वो कहा जाता है नहीं भाई तुम मत खेलो, तुम्हारा अगर कोई मतलब टूट गया कोई हाथ वगैरह तो फिर शादी कौन करेगा, कैसे होगा? तो आपने फैमिली में आपने बताया कि आपके भाई जो हैं वो बड़े सपोर्टिव रहे, बाकी रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई नुक्ताचीनी हुई या सबने ही सपोर्ट किया कि हाँ जी कोई मसला नहीं है, आपने सबको इग्नोर कर दिया? शुरू में थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि क्योंकि हमारे माशरे में मिक्स मार्शल आर्ट की इतना इनको आइडिया नहीं था। तो जब शुरू जब मैं ट्रेनिंग करती थी लड़कों के साथ, तो कहते थे कि घर पे रखो, घर के काम सिखाओ, क्या लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवा रहे हो, ये वो। बट जब उनको पता चला कि मिक्स मार्शल आर्ट एक लड़की के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो उसको कितना सेव कर सकता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अभी मेरे फैमिली है, रिलेटिव्स है, सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली मेरे पेरेंट्स मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो अनीता आप किस तरह ट्रेनिंग करती हैं, कितने घंटे टाइम देती हैं ट्रेनिंग को, और डाइटिंग आप क्या करती हैं, ख्याल खाने पीने का कौन रखता है या खुद अपना ख्याल रखती हैं? ज़रा अपनी रूटीन के बारे में तो बताएं। जो हमारी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर फेटेक्स में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है, तो मैं और मेरे भाई यहाँ पर ही होते हैं। और जी खाना वगैरह सारा कुछ तो मैं खुद मैनेज करती हूँ, क्योंकि थाई खाना मुझे इतना नहीं पसंद और ज़्यादा मुझसे खाया भी नहीं जाता। हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो 3 टाइम होती है, सुबह और दिन को और शाम को। तो हम कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग जो ही ख़त्म हो, अच्छा सा खाना हमारा मील तैयार हो, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स और नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी से रेडी होना, फिर ये सारी चीज़ें इसी में हमारा फिर टाइम पूरा चला अभी आपसे फ़हीम ने एक सवाल किया था कि आपके फेवरेट फाइटर कौन है, तो आपके तो भाई माशाल्लाह आपके कोच भी हैं, वो मतलब MMA खेलते भी हैं,
तो उन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? 2 भाई हैं, एक ही है? नहीं, तीनों है, लेकिन मैं खुद को भी ज्यादा फेवरेट अपना मानती हूँ। मेरी फेवरेट ये खुद ही ये पहले बता चुकी है। अच्छा, मैं ये एक और चीज ऐड करूंगा कि आपने कहा ना थाई फूड आपको अच्छा नहीं लगता है, वहां पर आप काई कपाओ जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा। वो चिकन के अंदर हलाल फूड भी वहां पर मिलता है, ऐसा नहीं है सारा हराम मिलता है, वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपको खाना शायद ट्रेनिंग के टाइम पे ना पकाना पड़े, वो इतना पसंद आ जाए आपको। अच्छा, ये आपने बताया कि जी फैमिली की तरफ से जो है शुरू में आई थी कोई मसले मसाइल। अब मुझे ये बताइए कि जब फैमिली को पता चला कि MMA एक लड़की के लिए इतना जरूरी है, कभी कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जहां मंचलों की तबीयत दुरुस्त करने का मौका मिला और आपने हाथ साफ किया? हाँ, ऐसा हुआ था। वो बताएं ना जी, 11 मरकज में जी, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई हुई थी, तो बाहर अम्मी की कॉल आई, तो मैं बाहर बात करने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे भाई यही कहते हैं कि सिखाया किस लिए, खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ, है मतलब जाओ अपना काम सारा कुछ करो। तो मैं वहां पर गई हुई थी, तो अम्मी की कॉल आई, मैं बाहर आई तो किसी लड़के ने छेड़ा मेरे साथ, तो मैंने 1-2 सेकंड के लिए कहा कि बस इसको जाने दूं। फिर मैंने कहा नहीं, अब इसने मेरे साथ किया कि कितनी लड़कियों के साथ करेगा। मैंने फोन छोड़ा, जूते निकाले, उसके पीछे भाग के उसको इतना मारा, सारे मुझे रोक रहे थे, बाजी बस कर दे, मर जाए। जबरदस्त। चले जी अनीता, ऐसे ही कामयाब रहे और पाकिस्तान का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें और फहीम बिल्कुल एक वक्फे के बजाने हाथ साफ करने के लिए हाथ साफ करना बहुत जरूरी था। मैंने कहा ना कि अगर आप सीख रहे मिक्स मार्शल आर्ट या इस किस्म के कोई भी जो आप जिससे आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, तो ये मौका हाथ से ना जाने देना। अब आपने सीख लिया है तो लगाएं तो बेहतरीन किस्म। अच्छा, हमें वक्फा लेना है? बिल्कुल जी, वक्फा बहुत जरूरी है, इस वजह से हमें वक्फा लेना होगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और एक बहुत ही अहम मसला जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, ख़ास तौर पर जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ ना कि वो घरों में काम कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं या फिर बाहर मैकेनिक्स की शॉप्स पे या किसी ढाबों पे वो एज अ वेटर काम करे, बड़ा दुख होता है। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर कल्चर ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं गली महल्लों की दुकानों पर कम उम्र बच्चे मजदूरी करते दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ हमारी पढ़ी लिखी एलीट क्लास के घर में इंतहाई छोटे बच्चे बतौर मुलाजिम और खादिम काम कर रहे हैं। बहुत दुख होता है भाई। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार है और उसके बाद हम इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराएंगे। बैरिस्टर रिदा इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू आवर शो। मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं उससे पहले ये बता दूं कि 2 साल पहले मुबैना तौर पर पीर की हवेली से लापता होने वाली लड़की सना किरमानी का पुलिस सुराग लगाने में नाकाम हो गई है। रानीपुर की कमसिन फातिमा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम सैयद असद शाह को DNA टेस्ट के लिए सख्त सिक्योरिटी में कराची मुंतकिल किया गया है और बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम शेख हैं जो हमें तफसीलात बताएंगे कि उनको मुंतकिल कर दिया गया है, कब क्या होगा। जी नदीम। हाँ जी बिल्कुल, रानीपुर के पीर सुहेल शाह की हवेली से 2 साल कबल लापता होने वाली सना गुरामानी का जो मामला है, पुलिस ताहाल जो है सना गुरामानी का सराग लगाने में नाकाम हो गई है। मैं आपको बताया चलूँ कि फातिमा मामला मंजर आम आने के बाद जो है सना गुरामानी का मामला मंजर आम पे आया, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला ने नोटिस लिया DIG सखर और कमिश्नर सखर को मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद जो है पुलिस की जानिब से सना गुरामानी के वालिद की मदद में 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस जो है पीर सुहेल शाह और रियाज मशहूरी को जो है गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। अदालत के जानिब से जो है दोनों मुल्ज़मान को जो है जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ने आगाह किया। और नाजरीन, ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका हल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। केसेस अदालत में है और अभी जुडिशियल रिमांड पर भी जो है मुलजिम पहुंचा हुआ है, देखते हैं उसका फैसला क्या आता है। बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं, कानूनी तौर पर माहिर यही हैं, इन्हीं की राय जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। बैरिस्टर साहब वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये चाइल्ड लेबर से अगर हम शुरू करें, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेप ये है जो चाइल्ड लेबर पर हम पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं। अपने बच्चों को जो कि हम पढ़ा नहीं सकते, जो गरीब घराने हैं, वो अपने बच्चों को इन्हीं लोगों पर भरोसा करके इनके घर पर रखवा देते हैं कि 2 वक्त की रोटी आएगी और उसकी वजह से ये नुकसान होते हैं। तो इसे कब पाबंदी लगाई जाएगी? चाइल्ड लेबर का लॉ है क्या दर हकीकत, वो बताइए। और गवर्नमेंट क्या कर रही है?
अच्छा, तो हर प्रोविंस के बाद 18वीं तरमीम के बाद हर प्रोविंस के अंदर उसका अपना चाइल्ड लेबर का कानून है। सिंध के अंदर ये कानून 2017 में आया था, सिंध प्रोबेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। इसमें 2 स्केड्यूल्स हैं। एक ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 भी कहता है, वो तो किसी भी जगह पे काम कर ही नहीं सकते, मतलब मजदूरी कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद एक स्केड्यूल भी है जिसके बाद 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो उन में काम कर सकते हैं। तो एक बात ये कि इंटरनेशनली तौर पे अगर हम देखें और बाकी कवानीन को अगर हम देखें तो वो बच्चे को, जिस तरह नादरा एक्ट है वो 18 साल से कम उम्र में डिस्क्राइब करता है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है कानून में, जिसकी वजह से चाइल्ड लेबर के ऊपर एक तो काबू नहीं किया जा रहा। दूसरा ये कि चाइल्ड लेबर के अंदर एक मखसूस किस्म का लेबर है, उसे घरेलू बच्चा मजदूरी, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर कहते हैं। अब हर प्रोविंस के अंदर इसके ऊपर भी अलग कवानीन है। एक तो पंजाब में है जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को रोकता है। उसके बाद इस्लामाबाद में उसने 1 साल उम्र बढ़ा के 16 साल कर दिया। और अगर हम सिंध के सूबे की बात करें तो 2022 के अंदर अब आके एक अमेंडमेंट आई है सिंध के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट है, जिसने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिए, जिसके अंदर अमेंडमेंट के बाद घरेलू बच्चा मजदूरी भी शामिल थी। लेकिन इसका नेक्सस बहुत ज़्यादा है एक ऐसे तरीके के लेबर से जो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि 1 साल या 2 साल के लिए बच्चे को किसी की हवेली पे रख दिया या बच्चे को दे दिया कि वो कर्ज उतार देगा। 2015 में ये कानून सिंध के अंदर आया था, जिसके आर्टिकल 11 और 12 ने इसको प्रोहिबिट किया था कि ये इसकी बिल्कुल हमारी ना कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है ना इसकी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरह से आप ये केसेस देख रहे हैं ये हमारे सामने आते जा रहे हैं। इनसे डील करने का सिर्फ यही तरीका है कि स्विफ्ट एक्शन ली जाए और इन कानून को इम्प्लीमेंट की जाए। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कानून तैयार है, लेकिन लेट्स से कि अभी डीएनए टेस्ट के लिए जो है शाह को यहाँ लाया गया है कराची, अगर ये केस, ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और इसमें सज़ा भी हो जाती है, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है कि हो जाए, क्या सज़ा होती है इसकी, कितने अरसे की सज़ा होती है? अगलों की तो बेटी चली गई है, बच्ची चली गई, एक इंसानी जान चली गई है, उसका अज़ाला क्या रखा है कानून ने? देखिए, कानून में अगर सज़ा की मैं पहले आपको बताऊं, वो ज़्यादा सिंपल है बताना, तो डेथ भी है और 25 साल की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट भी है। जो 2022 के अंदर एंटी रेप एक्ट के साथ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसने ये सिर्फ रेप की दी थी, लेकिन इस केस के अंदर चाइल्ड लेबर भी है, मर्डर भी शामिल है, क्रूलिटी टू चाइल्ड भी शामिल है, जिनकी अलग अलग सज़ाएं हैं जो एक साथ मिलके भी दी जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू आपने जिस तरह से कहा कराची लाया गया, दिस इज़ द बिगेस्ट इशू। सक्खर के अंदर क्यों नहीं ये हो सकता? और इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगी। वो ये है कि अभी रिसेंटली एंटी रेप क्राइसिस सेल, जो एंटी रेप एक्ट 2021 के अंदर इस्टेब्लिश होने थे, वो पूरे पाकिस्तान में अभी सिर्फ कराची के अंदर इस्टेब्लिश हुए हैं। 2021 में ये कानून आया था और कराची वाहिद मुल्क में एक शहर है जिसके अंदर ये किए हैं। तो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा सक्खर से लेके कराची में, क्योंकि यहाँ पे डीएनए लेबॉर्ट्री ज़्यादा बेहतर हैं और यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डीएनए लेबॉर्ट्री का टेस्ट किया जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक तरीके से किया जा सकता है। लेकिन एक अफसोसनाक बात ये भी है सारिश कि कराची की ही एक रिपोर्ट हमारे पास ये भी आई थी कि साबिक चीफ जस्टिस भी बोतल के अंदर शहद को शहद ही साबित कर पाए थे। ये भी होता है। अच्छा, ये इशू यहीं से आता है क्योंकि डीएनए की जो एविडेंस है वो ख़राब हो जाती है टेस्टिंग 24 घंटे के बाद, तो उसको सिक्योर तरीके से सिक्योर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा बैरिस्टर रिदा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि इस वीडियो में जो आई थी, पता कि चल रहा है कि इस बच्ची को ड्रग्स भी दिए गए हैं। दूसरा, उसके बेडरूम में कैमरा था जो कि आमतौर पर नहीं होता। जो इसके हवाले से खबरें कुछ गर्दिश में हैं कि कोई इंटरनेशनल रैकेट इसमें इन्वॉल्व है, डार्क वेब की बातें हो रही हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर इसमें कौन कौन सी दफ़ात हैं जो लग सकती हैं, सज़ाएं क्या हो सकती हैं? क्योंकि आपने खुद ही बताया कि अलग अलग सज़ाएं मिल के भी मिल सकती है, तो कितनी सज़ा हो सकती है? क्योंकि आप सब देख रही, जुर्म जो किया वो तो नज़र आ रहा है। जी देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन पे साबित होगा कि वाकई में ये रैकेट है या नहीं है। एसएसपी खैरपुर इसके ऊपर काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जिस तरह से आपने मुझसे पूछा, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी की प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पैका 2016 के अंदर ये कानून आया था, ये गवर्न करता है। लेकिन इसके अंदर ना सिर्फ एंटी रेप एक्ट के सेक्शन लगेंगे, पैका के भी सेक्शंस लगेंगे अगर ये इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाता है, फिर चाइल्ड लेबर के भी लगेंगे, फिर बॉन्डेड लेबर सिस्टम के भी लगेंगे, फिर मर्डर के भी लगेंगे, क्रूलिटी टू अ चाइल्ड के भी लगेंगे, एग्रीवेटेड रिसल्ट के भी लगेंगे। तो पॉइंट इज़ ये केस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ग्रूसम है जो बच्चों के खिलाफ हुआ है, और ये एक केस है जो सामने आया। ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जो बेगम बराबर की शरीक है, जो कि नज़र भी आ रही है कि उस बच्ची की जब हालत बिगड़ रही है और उसने कुछ नहीं किया, वो किस तरह जमानत पर है?
देखिए, औरतों को अक्सर बेल दे दी जाती है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए क्योंकि ये उनकी भी उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उनकी भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि शी वॉज साइलेंट और उन्होंने इस चीज़ को खुद रिपोर्ट नहीं किया, तो उनकी तरफ से भी ओमिशन है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि शायद अब ये इन्वेस्टिगेशन पे प्रूफ होगा कि शायद वो इतना थ्रेट थी या इंटिमिडेटेड खुद थी कि वो कोई स्टेप नहीं ले सकी। लेकिन कोई भी इंसान जिसके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत होगी वो इसके ऊपर वीडियो को अगर आप देखें तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो घबराई भी नजर आ रही हो या कोई थ्रेट हो उन्हें, क्योंकि वो भी कमरे में दाखिल हुई हैं और नजर आया एक और मुलाजमा के साथ आते हुए उन्हें देखा गया है। बहरहाल ये सारी चीजें तो आगे जाके होंगी। पैका की आपने यहाँ पर बात की, पैका में डेथ पेनल्टी नहीं है गालिबन, इंटरनेशनल इशू की वजह से यहाँ पर जो है वो एक रिलीफ मिल जाता है और ह्यूमन राइट सेक्टर जो है इंटरनेशनली वो डेथ पेनल्टी को जो है वो रोकते हैं, जबकि इस्लाम में जो है इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ संसारी है। जब तक हम इन सजाओं से दूर रहेंगे और इंटरनेशनल सोसाइटी को खुश करते रहेंगे तब तक ये वाकयात बढ़ते रहेंगे। और इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगी? इस चीज को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं? या कैसे रोका जा सकता है जब तक हम इतनी एक्सट्रीम सजाओं पे नहीं जाएंगे? देखिए, बात ये नहीं है कि सज़ा एक्सट्रीम हो या ना हो या डेथ पेनल्टी हो या ना हो। जो मैं भी कहती हूँ कि ह्यूमन राइट्स जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि सज़ा दी जाए। अगर छोटी से छोटी भी सज़ा दी जाए तो उसके अंदर सोसाइटी के अंदर एक फेयर आता है कि हमने ये एक्शन करेंगे अगर तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अक्सर इन केसेस के अंदर आपने भी मुझसे पूछा, मैं इस बात का भी जवाब देना चाहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बीच में, और ये इस केस में भी यही होने वाला था। लेकिन कुछ इदारे हैं जैसे सिंध के अंदर सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये 2011 के अंदर सिंध प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट पास हुआ था और इसके इकबाल अहमद डेटो चेयरपर्सन है करंट। उन्होंने इसके अंदर काफ़ी वो एक मॉनिटरिंग बॉडी है, वॉच डॉग बॉडी है, तो वो इस केस को मॉनिटर भी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ सेक्शंस भी बताए हैं जो जिससे कंपाउंड नहीं हो सकता। जिस तरह मर्डर के अंदर तो माफ़ी दी जा सकती है लेकिन रेप के अंदर नहीं दी जा सकती। इनिशियली इसमें रेप का सेक्शन नहीं डाला गया था, लेकिन उनको गवर्नमेंट के इन्हीं अदारों ने बोल के कहा कि आप सप्लीमेंट्री चालान के अंदर एटलीस्ट ये तो डालें ताकि ये माफ़ी की ताकि इसमें माफ़ी की गुंजाइश ना दी जाए। जब सजाएं मिलना शुरू होंगी, जब एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो फिर ये क्राइम सोसाइटी के अंदर खुद ब खुद ही कम होता जाएगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा बैरिस्टर रदा कि इस सारी सूरत हाल में कम से कम सज़ा क्या है, जो कि उनके देखें अभी आपने खुद ही बोला कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, केसेस चलते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर फिर ये बोला जाता है जब मामला पुराना हो जाता है कि देखो जाने वाला तो चला गया, हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं तो ये पकड़े पैसे मामले को ख़त्म करें, ये हो जाता है जिसकी वजह से मुजरिम इबरत का निशान नहीं बनता और ये वाक़यात रुकते नहीं हैं। सज़ा इसमें कम से कम नहीं पूरी होनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए। और इसकी जो रेप की सज़ा है वो तो डेथ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 25 साल की सज़ा है। केस की किस तरह से प्रोसिक्यूटर उसको प्रूफ करता है, क्या एविडेंस होती है, उस पर डिपेंड करता है। फैसिलिटेटर्स को भी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। उनका उतना ही इंटेंडर शामिल है, उनका ओमिशन मतलब ये कि एक्शन उन्होंने नहीं लिया, इसको नहीं रोका, उतना ही शामिल है। एक और बात का आपका मैं जवाब देती जाऊं कि जिस तरह लाहौर मोटरवे रेप केस था उसके अंदर बहुत स्विफ्ट एक्शन की गई थी। आई होप कि इस केस के अंदर भी स्विफ्ट एक्शन ली जाए क्योंकि अब ये न्यूज़ के अंदर आ गया है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई केस न्यूज़ के अंदर नहीं भी आता तो उसमें स्विफ्ट एक्शन लेनी चाहिए। एंटी रेप एक्ट के अंदर इसको 4 माह का टाइम दिया गया कि 4 माह के अंदर ट्रायल को कंक्लूड कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं खुद एक वकील हूँ और मैंने ये केसेस चलाए हैं, 3 साल तक तो ये केसेस आराम से चलते हैं। ये मेरा एज अ ह्यूमन राइट्स लॉयर एक्सपीरियंस है। सो डेफिनेटली इस केस को एक्सपीडिएट करना चाहिए और डेफिनेटली इसको एक इबरत का निशान। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर रदा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और अल्लाह करे कि इस मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इंशाल्लाह जो भी मुजरिम है उन्हें सज़ा ज़रूर होनी चाहिए और कानून भी मौजूद है, बस उस पर इम्प्लीमेंट करने की देर है और उनके घर वाले अपना हौसला ना तोड़ें तो ज़रूर सज़ा हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं खेलों की। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान अरसे बाद मुकाबला हुआ, लेकिन बारिश के बायस हार और जीत का फैसला ना हो सका, बल्कि दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिल गया। यूं दूसरों के मायनों में आपको बताते चलें कि बारिश ने दोनों ममालिक के करोड़ों शायकीन क्रिकेट को
खुश तो रखा, लेकिन साथ साथ उनके चेहरे से मुस्कुराहट उस वक्त छीन ली जब कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। और आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने विराट कोहली को इस खदशे का दुरुस्त साबित किया जो उन्होंने मैच से 2 दिन पहले ही कर दिया था और कहा था कि पाकिस्तान के पास जबरदस्त बॉलर्स मौजूद हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी जो कैप्टन है बाबर आजम, उनकी कप्तानी में कौमी टीम का सफर इस वक्त जारी है और एशिया के कप के मजीद मुकाबले अभी होने हैं और बाबर आजम पर काफ़ी एतमाद भी किया जा रहा है, वो भी कुछ पुरुमीद पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। बाबर की कप्तानी, उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अहमियत रखती है। इवेंट की फौरी बाद वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होनी है, मुमकिन तौर पर बाबर ही क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करने वाले हैं। और सरफराज वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं है, कई तब्दीलियां हुई हैं, सऊद शकील को शामिल कर लिया गया है, ये एक अच्छी बात है। और इसी पर डिटेल में बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद उवैस ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त एशिया कप चल रहा है और इंडिया की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से एक वफ्द जो है वो रिचर्ड बेनी की सदारत में पाकिस्तान जो है वो भेजा गया है। वेन्यू की तब्दीली के बारे में कुछ सोचा जा रहा है क्योंकि श्रीलंका में बहुत ज्यादा मौसम खराब है, इस पर जरा कुछ डिटेल बताइएगा। अब तक थोड़ी देर पहले तो मैं भी क्योंकि सुन रहा था कि ज़का अशरफ की राब्ता हुआ अपना बीसीसीआई चेयरमैन के साथ, उन्होंने बात भी की है, लेकिन उसमें फिर वही है कि जो इंडिया का जो मैच है पाकिस्तान के साथ उसको दुबई में शिफ्ट किया जाए, बाकी जितने मैचेस हैं श्रीलंका के होंगे, चाहे वो बांग्लादेश के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में शिफ्ट किए जाएं। तो थोड़ा सा इस पर फिर मैं कहता हूँ कि आई गेस जब जितनी टीमें यहाँ पर खेल रही हैं, पहले भी टीम्स आके खेल चुकी हैं, केस स्टडी आपके सामने जिस तरीके से पाकिस्तान के मामलात हैं, यहाँ पर क्रिकेट जिस तरीके से देखी जाती है, क्रिकेट को हैंडल कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो आई गेस इंडिया को भी अब ये चीज़ रखनी नहीं चाहिए, यहाँ पर आके खेलना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि अभी इसका फैसला क्या होता है। और वैसे मेरा ख्याल है कि जब इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं तो स्केड्यूल बनाने से पहले वेदर फोरकास्ट देख लिया जाता है, तो ये क्या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था जो हुआ है या फिर हो जाता है ऐसा? नहीं, ये हददर्मी है भारत की। आपको याद हो कि ये बात बार बार हो रही थी जिस वक्त अपना स्केड्यूल बनाया जा रहा था, तो ये बात मद्देनजर रखी गई थी कि श्रीलंका के अंदर इस महीने के अंदर शदीद बारिशें होती हैं, तो इसको प्लीज न्यूट्रल वेन्यू अगर आपने करना है तो आप यूएई कंडीशंस में कर लें। लेकिन मुझे नहीं समझ आती, फिर बात आई कि जी वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। सितंबर के महीने में आपको याद हो पिछले साल भी जब वर्ल्ड कप खेला गया था तो प्लेयर्स ने खेला, वहां पर कोई इतना इशू कोई नहीं हुआ, शाम में थोड़ा बहुत आपको पता है कूल डाउन वेदर हो चुका होता है। लेकिन ये चीजें वही चीज है कि हददर्मी जब आप करोगे, नहीं आप अपनी सुनोगे भारत की, के भारत अपनी करेगा, नहीं जी मैंने जो कहना है वही होना है, तो फिर ये चीजें तो होती हैं। क्योंकि आज भी जो मैच खेला जाना है जिसमें नेपाल का मुकाबला इंडिया के साथ है, 70 to 80% आई गेस बारिश का इम्कान है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद वो मैच ही ना हो। तो ये बहुत ज्यादा हर्ट इंडिया को भी करेगा यहाँ पर। देखिए, टूर्नामेंट पूरा खराब हो रहा है, अगर आप इसी तरीके से ड्रेन आउट करते रहेंगे और वॉश आउट हो जाएंगे मैचेस, एक एक पॉइंट सब बगैर खेले लेते जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। और वैसे ऐसा लग रहा है कि जब श्रीलंका में इंडिया ने बल्लेबाजी की, उन्हें लग रहा था कि पिच उनकी फेवर में होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एग्जैक्टली यूएई का वेन्यू, उन्होंने यही एक्सक्यूज दिया था कि गर्मी बहुत ज्यादा, हम नहीं खेल सकते, जबकि ह्यूमिडिटी यहां पर भी बेतहाशा है। और हमने देखा कि जब हमारे गेंदबाज बॉल करा रहे थे उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, शायद एक ही मरतबा जो है वो हल्की सी ड्रिजलिंग हुई, लेकिन मौसम बहुत ही ज्यादा गर्म यहां भी मौजूद था। अब जाकर के उन्हें अकल आई है और वो ये सोच रहे हैं कि मैचेस को शिफ्ट कर दिया जाए। एक तो ये बताइएगा कि इससे क्या असर पड़ेगा इस वक्त जो खिलाड़ी हैं उनके जहन पे, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से बैटिंग करके गया, ये खौफ मौजूद था कि अगर वो बॉलिंग या फील्डिंग के लिए वापस मैदान में आए तो शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये तो देखिए, उस दिन भी आपको पता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया कि सारे फास्ट बॉलर्स ने इंडिया के खिलाफ आउट किए हैं, और जो एक रिदम आपको नजर आता पाकिस्तान टीम से, तो वो 120% ये था कि पाकिस्तान उस मैच पे हावी होगा। अगर रहा सवाल विकेट का, आपको पता है पालकेले विकेट जो उनसी है वो ज्यादातर एक बड़ा ट्रिकी प्ले करती है, वहां पर वो बॉलर्स कामयाब रहते हैं जो कि स्लोअर वंस को ज्यादा बेहतर तरीके से बॉल करवा सकते हैं, और फ्लड लाइट्स के अंदर वो ज्यादा फिर बैट्समैन को सूट करती है। थोड़ा सा एक मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा, हमारे जो अवाम है, हमारी जो शायकीन क्रिकेट है, जज्बाती भी हो जाते हैं कि जी फील्डिंग बड़ी गंदी हो रही है, ये मामला तो हो रहे हैं। ये चीज आप रियलाइज करें कि एक तो बॉल हैवी हो चुका हुआ था, ग्राउंड आपको पता है काफी गीला था, वहां पर इन कंडीशंस के अंदर फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता। तब भी आपको पता है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने बड़ा जबरदस्त मुजाहरा किया था। अच्छा, वैसे शाहीन के बारे में पहले वो जो इंजरी और उसके बाद उनको रेस्ट कराने की बातें हो रही थी, तो उन्होंने ये साबित किया है कि भाई मैं बिल्कुल फॉर्म में हूँ, और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, वो स्वैग जो है उन्होंने बरकरार रखा है अपना। किस तरह देखा आपने? 4 विकेटें आई थिंक उन्होंने ली है ना? 4 विकेट्स लिए उन्होंने, और सबसे अच्छा बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी। आपको पता है स्ट्राइक फास्ट बॉलर है पाकिस्तान के। ऑब्वियसली 2-3 चीजें यहाँ पर होती हैं, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली मैचेस खेलने होते हैं।
ये टूर्नामेंट आपको पता है इतना लंबा टूर्नामेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली आपने सारे मैचेस उनको रेगुलरली खिलाने थे, लेकिन आगे जाके क्योंकि आपके पास अनफॉर्चुनेट है कोई इतनी ज्यादा सीरीज थी नहीं, आपको पता है। हमारे प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि जी एबी डिविलियर्स ने कहा है कि जी अच्छी तरह ये फिट नहीं है शाहीन, तो ये आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये आगे नजर नहीं आएंगे अगले इवेंट में। वो एबी डिविलियर्स साहब तो शायद अंधे हो चुके हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा था, वो उनके फेवरेट्स के अंदर इंडिया की टीम थी कि इंडिया जो सा ये स्कोर करेगा वो करेगा, पाकिस्तान के नजर नहीं आ रहा, वो आई डोंट नो उनकी क्या साइकोलॉजी जो है वो प्रेडिक्ट करके बैठे थे। लेकिन क्योंकि ऐसा फास्ट बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलर के साथ काम करने का मौका भी मिलता है, जिस तरीके की इस वक्त पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की रिदम चल रही है, आपको तीनों पेसर्स आपके 100% फिट नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि आगे जब आप वेन्यू वर्ल्ड कप में जाते हो, रॉबिन स्टेज मैचेस हैं, ऑन अ लाइटर नोट आपको पता है पाकिस्तान को लंबे जो मैचेस होते हैं, जो लंबा फॉर्मेट होता है, ज्यादा सूट करता है, पाकिस्तान स्लो एंड स्टडी पीक पकड़ता है। लेकिन उन मैचेस के अंदर मैं कह रहा हूँ जहां पर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर चुके हो या वो नॉर्मल मैच है। अच्छा अवैस, आपको पता है एक बात हमारी टीम के बारे में की जाती है कि भाई ये लोग फाइनल के पास जाके ना, यानी कि जब आखिरी मैच होता है तो इनका टेम्परामेंट पता नहीं है अपना खो देते हैं, क्या होता है कि इनकी कंसिस्टेंसी जो थ्रू आउट द इवेंट होती है वो हमें नजर नहीं आती, क्या शेक हो जाता है कॉन्फिडेंस, यानी कि जब वो रिबन आ जाता है ना, जब लाइन पार करनी होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, ये वहां जाके ये बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों है, या ऐसा है भी या नहीं? देखिए खाली पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होता, ये साइकोलॉजिकली हर टीम के साथ होता है। जब आप विनिंग स्ट्रीक पे जा रहे होते हैं ना, तो आप वो चीज, क्योंकि आप एक पटरी पे होते हैं, आप उतरते नहीं, तो आपके ज़हन में होता है कि बस हम विनिंग स्ट्रीक पे जा रहे हैं, स्पॉट होता है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते। यहाँ पर क्योंकि हमेशा एक बात की जाती है कि आपको डिस्कशन बड़ी जरूरत होती है। देखें ना, आपने पिछले मैच के अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया आपके बॉलर्स ने, लेकिन इतना भी स्कोर क्यों बना? आपने ईशान किशन के 2 कैचेस छोड़े थे, एक डीप स्क्वायर लेग पे छोड़ा था आपको याद हो, और एक आपने जो सा स्लिप के ऊपर छोड़ा था, तो वहां जाकर पार्टनरशिप जो उनकी बनने स्टार्ट हुई थी। अगर उससे पहले भी आप देखें जब आपने खिलाड़ियों को आउट किया तो आपने वो जो एक प्रेशर होता है मेंटेन नहीं किया, आपने रिलैक्स पोजीशन में आगे थे कि यार ठीक है हम इनको। अच्छा, यहाँ पर अवैस आपने इस मैच का जिक्र कर दिया है, तो साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि बाबर की कैप्टनसी को लेकर के सवालात उठे हैं, क्योंकि स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उसके बावजूद शादाब की बात मानते हुए बाबर ने स्पिनर्स को नहीं हटाया, पेसर्स मौजूद थे, पेसर्स कर रहे थे परफॉर्म, पिच भी पेसर्स की थी और 10 की 10 विकेट्स भी वही लेके गए। यहां पर कैप्टनसी को भी जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है, और इसी के साथ साथ जब सरफराज वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल नहीं है तो एक कंपैरिजन बन रहा है कि एक चैंपियन टीम के चैंपियन कप्तान को आपने खिलाड़ी की हैसियत से भी टीम में नहीं रखा, और यहां कैप्टनसी का लैक नजर आ रहा है। देखिए कैप्टनसी का लैक पिछले मैच में ऑब्वियसली नजर भी आपको आया, क्योंकि जब आपको पता है अगर पांड्या का आप स्ट्राइक रेट देखें स्पिनर्स के खिलाफ, पांड्या बहुत जबरदस्त एक किस्म के बैट्समैन साबित होते हैं। पर ईशान किशन को भी आप देखें तो वो बड़ा अच्छा स्पिनर्स को खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेट है कि आपको ज्यादा सपोर्ट यहाँ पर स्पिनर्स से नहीं मिली थी, क्योंकि विकेट ऐसी थी नहीं कि वो स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करे। आपको याद हो ये भी बार बार बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने गलती की, शायद नवाज को बिठा के फहीम अशरफ को खिला देते, कि आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स होते ताकि स्पीडी फास्ट बॉलर होता वो ज्यादा रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट ले सकता है। यहाँ पर गलतियां, ये मैं खुद भी कहता हूँ कि मामला होते रहे हैं। रहा सवाल सरफराज भाई का, देखें सरफराज भाई ऐसा कैप्टन मेरा कभी उनसे कोई डाउट नहीं रहा, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स फॉर पाकिस्तान। जरूर वो बॉडी लैंग्वेज वाले मामला होते रहे या फ्रस्ट्रेशन होती रही, लेकिन एक चीज अब रियलाइज करनी पड़ती है, वो ये है कि आपने आगे फ्यूचर को देखना है, आपने यंगस्टर्स की तरफ जाना है। ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूं या बैकअप विकेट कीपर की बात करूं, तो आगे फ्यूचर को आपने देखना पड़ता है। अच्छा वैसे ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा प्रोड्यूसर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और बड़ी शिद्दत से कहना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए जी, वर्ल्ड कप है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो भाई ये जरूरी है कि इसको भी मद्देनजर रखा जाए, इस पॉइंट को, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, वर्ल्ड कप एक बड़ा स्टेज मैच है, छोटा स्टेज ग्रुप तो है कोई नहीं, लेकिन मैंने जैसे बताया कि एक अच्छी चीज मुझे लगी कि पाकिस्तान का जो रिदम अभी बना हुआ, अल्लाह करे कि वर्ल्ड कप तक कैरी ऑन करें। लंबा वर्ल्ड कप है, शॉर्टर फॉर्मेट नहीं है, आपने रॉबिन स्टेज मैचेस हर टीम के साथ एक मैच खेलना है उसमें, लेकिन आपका जो ज्यादा जो एक्सपीरियंस है वो आपका मिडिल ऑर्डर में काउंट करता है। जो आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि साउथ शकील की बात हो रही है कि उनको मिडिल ऑर्डर में लाया जाए, और जरूरत है उनकी। देखिए आगा सलमान बेशक वहां मौजूद हैं, स्पिन भी करवा लेते हैं, लेकिन आगा सलमान एज कंसिस्टेंट नहीं रहे जो कि वनडे में आपको चाहिए। अभी तक उन्होंने 2 जो मैचेस खेले हैं, एक मैच में चलो उनकी बारी नहीं आई है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही जो कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको। लेकिन ओवैस अगर आप इंडिया की कंडीशन की बात करें, क्योंकि कंडीशंस भी काफी मैटर करती हैं, उनकी जो पिचेस हैं वो ज्यादातर जो हैं वो स्पिन के लिए, स्पिनर्स के लिए फेवर में है, और स्पिन के अगेंस्ट अगर हम देखें तो हमारे खिलाड़ियों में बाबर का भी जो है वो ट्रैक इतना अच्छा नहीं है। अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें तो उनके सामने वो लड़खड़ा जाते हैं। सरफराज बहुत अच्छा खेल भी लेते हैं, और इसके साथ साथ एक एटलीस्ट हमें
इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद होना चाहिए ग्राउंड में जो कि आपको ऐसी कंडीशन के अंदर गाइड कर सके। कप्तानी के लिए ना सही, कप्तानी बॉबी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है वो करें, लेकिन सरफराज की मौजूदगी एक सवाल ना होना एक सवालिया निशान नहीं है? फेवरिज्म के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए फेवरिज्म मैंने जैसा आपको बताया ना कि मुझे हमेशा, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो सरफराज भाई कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है, जिस तरीके से लीड करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक शिकायत बस उनसे ये रही थी कि ऐसा कैप्टन इन द बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूं, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो, कंसिस्टेंसी नहीं रही। जो एक बैटिंग फ्रॉम द फ्रंट आप लीड करते हो, उन्होंने टीम को बड़ा अच्छा लीड किया, लेकिन बैटिंग के अंदर उन्होंने मार खाई थी जिसकी वजह से उनको टीम से ड्रॉप किया गया था। लेकिन फिर फिटनेस के भी इश्यूज आए, लेकिन जिस तरीके से फिटनेस लेवल को उन्होंने मेंटेन किया, वापस आए। टेस्ट स्क्वाड के अंदर अनफॉर्चुनेट था कि वो इंजर्ड हो गए अपना पाकिस्तान के लिए, वो आगे कैरी ऑन नहीं कर पाए यहाँ पर। लेकिन जो आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो आपकी सीनियोरिटी लेवल होता है, ऑब्वियसली सीनियोरिटी है, क्योंकि जिस तरीके से आप सीनियर प्लेयर्स का, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कैरी ऑन करते हो, उनकी बात को आप लेके आगे चलते हो, आपका जिस वक्त जो आपके बेस्ट जो आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, इनको बैकअप तो हमने करना है, लेकिन स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें, इमाद वसीम का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है स्पिन के खिलाफ खेलने में, उसके बाद इमाम का रहा है, इफ्तिखार का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जो आपका मिडिल ऑर्डर है जहां पर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलनी होती है, मैं बार बार इस चीज को जोर दे रहा हूँ, अगर आप इंडिया विकेट्स पे खेल रहे हो तो आप 3 या 3.5 रन पर ओवर पे नहीं चल सकते। बिल्कुल, यानी कि आप जो आपके टॉप के बैट्समैन है उन पर इतना रिलाई नहीं कर सकते। आपका मिडिल ऑर्डर अगर तगड़ा होगा तो आगे चल के भी आप गेम पे कंट्रोल कर लेंगे और संभाल लेंगे। अच्छा, वैसे अवैस ऑन अ लाइटर नोट, आपने भी बहुत सारी मीम्स भी देखी होंगी और बहुत कुछ देखा होगा सोशल मीडिया पे इस मैच को लेके। एक बड़ी जबरदस्त मीम मैंने देखी, बल्कि एक वीडियो थी छोटी सी ना, बल्कि मैं फ़हीम को भी बताऊंगी, नाज़रीन को भी बताऊंगी। उसमें क्या था कि वो आपने गाना तो सुना होगा, आगे बैंड बाजा पीछे बाराती आए दूल्हे राजा, तो पूरी इंडियन टीम उसमें डांस कर रही थी और दूल्हे राजा जनाब बाबर आजम चश्मा लगा के गाड़ी में से उतर रहे थे। तो वो जो एक स्वैग है उन्होंने फिर अपना ये बरकरार रखा है। और आप उनकी कैप्टनसी में आगे वर्ल्ड कप कैसे देख रहे हैं? देखिए बाबर आजम, आपको पता है, एक हमेशा एक बड़े प्लेयर की बात की जाती है तो क्रिटिसिज्म भी होता है, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं वगैरह बैठ के, लेकिन एक बड़ा प्लेयर जो है वो हमेशा अपने बैट या बॉल से आपको शटअप कॉल दे देता है। और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें भी कहना चाहूँ, मैंने बताया ना कि अवाम जज्बाती भी है, मैं खुद जज्बाती हम हो जाते हैं जो क्रिकेटर्स हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन आप किसी भी टीम के खिलाफ स्कोर करें, चाहे आप 150 करें चाहे 100 स्कोर करें, मेरी बात याद रखिएगा, वो टीम किसी मुल्क को रिप्रेजेंट करने आती है। चाहे नेपाल की बात करूं, वो भी बड़े स्टेजेस से ऊपर आते हैं, वो कोई ये नहीं कि अपना बस एक टिकट पकड़ी तो एशिया कप खेलने आ जाते हैं, वो क्वालिफाई करके आए हैं, वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। तो आसान टीम कोई भी नहीं होती जिसके आगे आप स्कोर करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम मुश्किल टाइम में आए पाकिस्तान के लिए लीड करना फ्रॉम द फ्रंट, बाबर आजम ने लीड किया, मुश्किलात भी आई, इश्यूज भी होते हैं उनकी कप्तानी में, जैसे हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि राइट टाइम पे आप राइट प्लेयर की एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते हैं, वो चीजें मामलात होते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहीं पर अवेज, मैं सॉरी टू कट यू, मैं यहीं पर जो है वो एक सवाल भी आपको थ्रो कर देता हूं ताकि आप उसे कंटिन्यू कर लें। ये जो बैक टू बैक उन्होंने 21 ओवर्स करवा दिए स्पिनर से इस मैच में इंडिया के खिलाफ, ये बहुत बड़ा मैच था। 4 विकेट्स डाउन होने के बाद जिस तरीके से पार्टनरशिप लगी, हमें तो मेलबर्न वाला मैच याद आ गया, उसमें भी 4 विकेट गिर गई थी और पांड्या और विराट कोहली की पार्टनरशिप लग गई और वो मैच इंडिया जीत गया। बॉडी लैंग्वेज चली गई थी। कप्तानी में बाबर कभी रिजवान पे डिसीजन छोड़ देते हैं, वो बताते हैं तो रिव्यू लिया जाता है, वो नहीं बताते तो नहीं लेते, कभी खुद से डिसीजन नहीं लेते वो। फिर उसके बाद हमने देखा है मोस्टली वो शादाब के ऊपर जो है, बॉलर के पास भी जब भी कोई फास्ट बॉलर आता है, स्पिनर आता है, बॉलर को बकअप करने के लिए शादाब आगे बढ़ते हैं, बाबर वहां पर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करते। बाबर की जो कैप्टनसी है वो एक सवालिया निशान बनी हुई है। देखिए ये चीज तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हमेशा मैं एक पॉइंट रेस करता हूँ, यहाँ पर जो कप्तान है पाकिस्तान का, वो 23 करोड़ अवाम का कप्तान है। जब बॉडी लैंग्वेज कप्तान की डाउन होगी, ऑटोमेटिकली मेरी, आपकी, सबकी 23 करोड़ अवाम की बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाती है कि भाई आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पर कप्तान का काम बनता है कि वो हमेशा बॉलर से बात करता रहे, खास करके यंगस्टर्स के। देखें जितने मर्जी मैचेस खेलें, जितने मर्जी नसीम शाह आउट कर ले, लेकिन वो यंगस्टर है, आपको कंटिन्यूसली उससे बात करनी पड़ती है, आपको बॉलर से अपने बात करके रिलैक्स करना पड़ता है, उसी की फील्ड पोजीशन यहाँ पर लेनी पड़ती है। रहा सवाल है कि बाबर आजम चाहे वो रिजवान से बात करें चाहे शादाब खान से बात करें, मशवरा लेना कोई बुरी चीज नहीं होती किसी चीज के लिए। चाहे कोई भी आपके पास मौजूद है ग्राउंड के अंदर, आप उससे मशवरा लेते हो कि मैं क्या करूं जहां पर आप फंसते हो। बाबर आजम में थोड़ी सी मैंने चीज देखी जरूर है, जॉकी वाली बात है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ी सी कम होती है उनकी, ज्यादा वो बात नहीं करते फील्ड के अंदर, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, तो बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
जब कप्तान बैकअप करता है, यकीन माने जो एक प्लेयर जब बॉलिंग करवा रहा हो ना, चाहे उसको 3 चौके एक स्किपर का एटीट्यूड जो है वो नजर आना चाहिए ग्राउंड में। यही मैंने मोहसिन हसन खान साहब से भी पूछा था, उन्होंने भी बताया कि हमें एक एग्रेसिव कप्तान की जरूरत होती है। एग्रेसिव कप्तान का मतलब ये नहीं कि वो वहां पर अपने खिलाड़ियों को डांटे या उन पे चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका अवैस साहब, आप हमारे साथ थे। और अब जो खबर जो गेस्ट हमारे सारे ड्रेसिंग रूम में भी बहुत सारे मशवरे, आपस में तबादला ख्याल होते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है। हमारे कप्तान की जो है बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, जैसे कप्तान हमारे पास था ना, वो जो स्वैग था, आए दूल्हे राजा वाला, वो बड़ा जबरदस्त। मीम्स के अंदर नहीं जीतना है, हमें ग्राउंड में जीतना है। आप हमें मैच तो खेलने दें, बीसीसीआई वाले हमें मैच ही कहां खेलने देते हैं, भाग जाते हैं हर वक्त। आगे बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, बड़े मैचेस आ रहे हैं, फिक्र न करें फहीम, आपके शिकवे भी दूर हो जाएंगे। नंबर 1 बैट्समैन है, क्या हो गया? नहीं, नंबर 1 टीम है जी, ओडीआई टीम नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ जाते हैं एक नंबर 1 बच्चे की तरफ, जो कि है सिर्फ 11 साल का, लेकिन ऑनलाइन काम करके हजारों डॉलर्स कमा रहा है। और आजकल डॉलर्स आपको पता है वैसे ही नहीं मिलते, तो बड़ी अच्छी बात है कि छोटी सी उम्र में डॉलर्स आने शुरू हो जाए। तो ये बच्चा टीचिंग भी करता है, काशान अदनान, जिन्होंने हाल ही में बड़ा ज़बरदस्त इनका ये टॉप सेलर बन गए। क्या इन्होंने बेचा है? फ्रीलांसिंग तो ये करते ही हैं, इनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हांगकांग के डीलर्स के साथ ये राब्ते में हैं। भाई वेलकम टू आवर शो। छोटे से काशान और उनकी मदर हमारे साथ नाजिया अदनान मौजूद है। आपको भी हम खुश आमदेद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला। ये कैसे कर लेते हैं आप? मैं फाइवर से करता हूँ और मैंने कोर्स किया था SMIT से वेब डेवलपमेंट का, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ ली, फायरबेस भी पढ़ लिया, अभी रिएक्ट पढ़ लें। अभी किस एज में आपने ये कोर्स किया? अभी रिसेंटली? जी। ओके, वाह जी वाह। अच्छा मुझे बताइएगा काशान की जो फाइवर पे आप कर रहे हैं, आपने ये स्टार्टिंग कब से की? कितने कोर्स करने के बाद, मतलब कब से अर्निंग शुरू की है, कमाना कब से शुरू किया? ये मैंने पहले ही अकाउंट बनाया था फाइवर में। मैं कोविड के बाद से मैंने बनाया था, 2 इयर्स पहले अकाउंट। मुझे पहले भी इंटरेस्ट था, तो मैंने पढ़ा था यूट्यूब से थोड़ा सा, तो मैंने उसमें अकाउंट बनाया था। तो उसके आगे जब मैंने SMIT में मामा का बताया, तो हम लोगों ने इनरोल किया कोर्सेज में, वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया। उसमें ही मुझे एक ऑर्डर आया था। जबरदस्त। तो वो ऑर्डर पढ़ाई के दौरान ही जो है वो आपके पास ऑर्डर भी आ गया। जबरदस्त। तो ये आईडी 2 साल पुरानी है आपकी फाइबर वाली, तो ये काफी मैच्योर हो गई होगी अब तो कौन सी कैटेगरी में इस वक्त, कौन सी पोजीशन पे, कौन से ग्रेड में? अभी एक ऑर्डर किया, तो अभी इसमें सेलर का रिकॉर्ड नहीं, मतलब कि टॉप सेलर होता है, एक फर्स्ट लेवल सेलर होता है और सेकंड लेवल सेलर अभी नहीं है। अच्छा, अभी आप लेवल्स पे जो नहीं आए, लेकिन आईडी मैच्योर हो गई है, क्योंकि 2 साल से आईडी रेडी है। ये बड़ी बात होती है सारिश कि अगर आपकी आईडी फाइबर के ऊपर मैच्योर हो जाए, और वो भी इस साल की उम्र में, कि 10 साल के बच्चे के पास एक मैच्योर आईडी मौजूद है, तो वो ठीक ठाक जो है वो उसके ऊपर अर्निंग इंशाल्लाह हो सकती है। इनकी वालदा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जब काशान मियाँ ने कहा कि मुझे ये कोर्स करना है, उमूमन हमारे यहाँ पर माएँ ये कहती हैं बेटा पहले होमवर्क कर ले, ठीक है ना, बाद में करेंगे, मतलब बोंगिया ना मारो। ये जाहिर है बच्चों का जो मोराल है वो पेरेंट्स ही डाउन करते हैं। बच्चे आके अगर हमसे कोई भी इनोवेटिव बात करते हैं तो हम कहते हैं नहीं बेटा रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पहले अपना स्कूल का ही काम कर लो। जब काशान आपके पास आए ये आइडिया लेके कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे बनना है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्स था? आपने किस तरीके से उन्हें देखा, आपने कैसे उन्हें टैकल किया? मैंने मीन्स कि इन्होंने जब मुझे कहा कि मामा मुझे IT पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कोविड में मैंने ये किया था कि एक यानी कि पढ़ाई नहीं होती थी, तो उन दिनों जो है ना मैंने एक कंटेंट बनाया और बना करके काशान को दिया, फिर उसमें वो स्पीच करते थे, तो मैं YouTube पे भी वो चली थी। तो उसके बाद जो काशान उसी में एडिट भी करते थे, थंबनेल्स भी बनाते थे और उसकी मीन्स की सारी चीज़ें करते थे। तो इसमें इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मामा मुझे IT में मीन्स की इंटरेस्ट है। अभी एज 11 इयर्स है, तो 2 साल पहले आई थिंक सो ये 9 साल के थे, तो बहुत छोटी एज है जी। तो इनका इंटरेस्ट उस वक्त से बहुत ज़्यादा था। तो फिर इन्होंने कहा कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, तो हमारे घर पे तो था नहीं कंप्यूटर, फिर मैंने एक लैपटॉप लेकर दिया। फिर इसमें ये जो है ना इन्होंने मीन्स के एडिटिंग वगैरह की और फिर यानी कि पूरे ग्राफिक मीन्स के कंप्लीट कर ली थी उसमें यूट्यूब से देख करके। बाकी कहीं जाते नहीं थे और ना ही कहीं लर्न किया इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने वेब डेवलपमेंट देखा, तो इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। तो यूट्यूब इन्होंने बहुत सी चीज़ें HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये चीज़ें इन्होंने कर ली थी बाय यूट्यूब। फिर उसके बाद जो इन्होंने कहा कि माँ मुझे आगे जाना है, तो बस मैं यही डर रही थी कि ये वेब डेवलपमेंट के कोर्स जो है यहाँ पे तो होते नहीं औरंगी में, हम औरंगी में रहते हैं। अच्छा। तो वो मीन्स के आउट ऑफ मुझे जाना पड़ता औरंगी, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट जब सैलानी में मैंने देखा कि FB के पेजेस पे कि ये जो है इनरोल हो रहे हैं, तो वहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं, तो फिर मैंने कहा शान को जो है वो बड़ी हिम्मत करके मैं इसमें घर से निकली इसकी खातिर कि नहीं भाई इसका जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो आई विल हैव टू गिव द स्टेप। सो मैंने जो है वो स्टेप लिया और फिर उसके बाद जो है मैं गई सैलानी, फिर मैंने यानी कि इनका वो टेस्ट वहाँ पे करवाया, तो इन्हें इनरोल किया
और टेस्ट में माशाल्लाह इन्होंने पास किया। अब इनके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट इन्हें मिल चुका नहीं है? अभी ये अभी है चल रहा है जी, चल रहा है। काशान ये बताइएगा कि वेब डेवलपमेंट का आपने कोर्स कर लिया है, C++ भी हो गया है, जावा भी हो गया है, सारी लैंग्वेजेस हो गई है, कोडिंग अब आप कर लेते हैं अपनी वेब की? कोई वेबसाइट बनाई है? जी बहुत सारी। किस बेस पे बनाई है, कौन सी वेबसाइट है? मर्न स्टैक पे भी बनाई है, पर्सनल ब्लॉगिंग ऐप बनाई है, कैलकुलेटर बनाया है, वेदर ऐप बनाई है, चैट एप्लीकेशन बनाई है। जबरदस्त। इसमें से फायर कौन सी कर दी है, मतलब अपलोड कौन सी हुई हुई है इस वक्त वेब? अपलोड सारी हुई हुई है गिटहब पर मेरे। हाँ, आपके हब पर है ना? अभी कोई आपके पास है HTTP नहीं है? HTTP पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कब तक पहुंचने का इरादा है? वो डोमेन खरीदना पड़ता है, तो उसमें तो कब बनाए? नहीं, फ्री डोमेन भी मिल जाता है यार, ऐसी बात नहीं है, डोमेन आप सर्च करें, फ्री डोमेन भी अवेलेबल है। तो कब तक, मतलब ये फुल फ्लैश कब आ रहे हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और किस बेस पर होगी? ब्लॉग्स बनाओगे? क्योंकि आपकी मम्मी ने बताया कि जी आपने यूट्यूब के ऊपर प्लान्स क्या हैं फिर आपके, क्या करना है आगे? फाइवर में काम करना है। फाइवर में काम करना। अच्छा, वैसे इनके जो अपनी बेसिक जो दूसरी स्टडीज हैं वो कहाँ पहुंची हैं और उसमें कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत अच्छे हैं। ये जब मीन्स के मॉन्टी से ये टॉप लिस्ट पर ही हैं। मॉन्टी में इकरा है तो सलाम में पहले पढ़ते थे, तो ये 1 2 3 मीन्स टॉप एंड फर्स्ट पोजीशन पे थे। और उसके बाद अब ये 6th क्लास में, इनका स्कूल चेंज किया है, अब ये रहमान में 6th क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पोजीशन होल्डर है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। तो ये सबसे छोटे हैं? नहीं, ये सबसे छोटे हैं, 2nd नंबर पर है। तो बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं? जी हाँ, मेरी एक बेटी है इनसे बड़ी, वो 7th क्लास में पढ़ती है। बाकी इनसे छोटी है वो 6 साल की फातिमा है, तो वो 2 क्लास में पढ़ती हैं काशान, लेकिन उन्हें भी कोडिंग सिखा रहे हैं। तो उन्होंने भी HTML CSS कंप्लीट कर लिए एंड नाउ शी इज़ इन जावास्क्रिप्ट। शी इज़ लर्निंग। जबरदस्त। क्या करना है भाई, हैं IT में इतना आगे जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जितने स्टूडेंट हैं। काशान की ऐप के बारे में जरा जान लेते हैं। उन्होंने कहा मुझे ऐप बनानी है। काशान, किस ऐप के बारे में सोचा है, क्या बनाओगे, क्या आइडिया क्या है? आगे जाके अपनी एक कंपनी खोलनी है, उसके लिए वेबसाइट बनानी है। IT कंपनी होगी, सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, उसी के लिए ऐप बनाओगे, यानी पोर्टल बनाना है बेसिकली अपनी कंपनी का। जबरदस्त, बेहतरीन। मुश्किल नहीं लगा कभी ये कोडिंग? सुना बड़ी मुश्किल होती है। कोडिंग मुश्किल तो होती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट, मतलब कि एक जब पढ़ लेते हैं तो उसमें अच्छा लगने लगता है कोडिंग करते साथ। उसमें मतलब कि CSS होती है तो स्टाइलिंग में, डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इंटरेस्ट होता है उसमें। अच्छा, आपने जब इसको इनरोल कराया तो इसी एज के बच्चे वहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पे इस एज के कोई भी बच्चे नहीं थे। जब टीचर से मैंने कहा कि मुझे करवाना, तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये बच्चे को आप एडमिशन के लिए लाएंगे, ये तो हम टेक्नो किड्स में मीन्स करते हैं और सिर्फ वो छुट्टियों में होते हैं। तो फिर मैंने कहा सर आप इनका टेस्ट ले लें। जब उन्होंने टेस्ट लिया तो ही वॉज सरप्राइज एंड ही वॉज शॉक दैट कि मर्न स्टैक मीन्स की इसे आती है। इसने अपनी वेबसाइट दिखाई उन्हें, तो वो बहुत हैरान हो रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा ये तो मुझे लग रहा है कि इस उम्र में तो मैं मट्टी खाता था, ये तो कोई जिन का बच्चा है। क्योंकि जी मेरे हस्बैंड शॉप है उनकी। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, ये वाकई उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस एज के बच्चों को ना MS ऑफिस से ऊपर लेके नहीं जा रहे हो। वो कह रहे हैं बेटा तुम पावर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो प्लेन उड़ाते रहो। अच्छा जी, जाने से पहले जो है, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आप बहुत ही सक्सेसफुल काम कर रहे हो। काशान, एक एडवाइस सिर्फ ये करूंगा कि लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती है, लड़के से उसकी इनकम नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम अपनी इनकम को सिक्योर रखो, कमाते रहो, लेट योर सक्सेस स्पीक। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपकी ऐप के लिए, आपके पोर्टल के लिए, आपके डोमेन के लिए, ठीक है ना? क्रेडिट जाता सारा नाजिया को, जिन्होंने इतनी एफर्ट की है और अपने बच्चे के लिए औरंगी से भी निकली और माशाल्लाह से मेहनत कर रही हैं और 4 बच्चों को पढ़ा रही हैं। खुद भी ये मास्टर्स इन्होंने किया हुआ इंग्लिश में। तो अल्लाह करे ऐसे कामयाब रहे, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट बने। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। अब क्या ख्याल है, मेरा ख्याल ब्रेक लेना? ब्रेक बिल्कुल जी कंफर्म हो गया है, ब्रेक पे जाएंगे और वक्फे के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो मजीद गुफ्तगू करेंगे दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब जो गेस्ट हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं और जो मसले आप डिस्कस करने हैं, मैं चाहता हूं कि उस पर लीड सहरी साहिबा ले लें, क्योंकि ये इनका फेवरेट सेगमेंट है। आपको बताऊं कि मैं जब आप कहते हैं ना दुनिया बोल है, तो उसमें ना मैं मुझे समझ नहीं आती इतना एम्फसाइज ही है पे क्यों है। ये तो फिर आप हमारे मरहूम उस्ताद डॉक्टर ज़ियामुद्दीन साहब से पूछिएगा। अगर आपको जल्दी है पूछने की, आप जा सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह। नहीं, उन्होंने हमें बताया तो ठहराव कहाँ जरूरी है। अच्छा जी, मतलब अच्छा है। तो हम अब कुछ जिल्द के मसाइल पे बात करेंगे कि जो ये विटामिन ए है, ये जिल्द और दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होता है। कितना ज़रूरी होता है, और आया कि ये जो हम लोग गर्मियाँ सर्दियाँ खुश्क मेवाजात खाते हैं, ये कितने ज़रूरी हैं स्किन को बेहतर करने के लिए। उनके अक्सर लोग कहते हैं जी बाल अच्छे करने हैं, जल्द अच्छी करनी है तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर करें।
फिर ये जो हमारे कील में हादसे होते हैं, इस पे कौन से अवामिल कार फरमा है जिसकी वजह से ये बाहर से इफेक्ट होता है या फिर हमारा अंदर भी है जो कि ठीक ना हो तो हमारी जल्द ख़राब हो जाती है। इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर हिना फ़ाहद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई यहाँ आके, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। स्किन कैसी लग रही है डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बताएं हमारी। हाँ, वो काम की बात कर लेते हैं। स्किन कैसी लग रही है? स्किन चमक तो नहीं रहे हम, ये तो मैं स्पेशली मैं तो नहीं चमक रहा हूँ, स्किन खराब हो रही है, बहुत ज्यादा मसाइल हो रहे हैं, धूप में निकले हुए हैं। अच्छा, धूप में निकल के काले हो जाते हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन खुश्क हो जाते हैं ये हमें अब पता चला। स्किन बिल्कुल ड्राई डेड हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्या वजूहत हैं ये? जैसे सारिश ने भी बताया, बात हमें सूट क्यों नहीं करता? हाँ, हमें इसलिए सूट नहीं करता क्योंकि हम एशियंस हैं, हमारी एशियन स्किन टाइप ऐसी बनी हुई है कि हम थोड़ी देर अगर धूप में जाएं तो हम टैन हो जाते हैं। नहीं तो हम, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम एशियन से नाइजीरियंस क्यों बन जाते हैं? नहीं, हम अब इतने भी नाइजीरियन नहीं होते। हम स्किन टाइप्स होती हैं 1 to लेकर 6 तक। हमारी स्किन टाइप जो है वो 3-4 में आती है, नाइजीरियंस की स्किन टाइप 6 में आती है। तो अगर हम 6 हो गए अच्छा, इस वक्त मैंने उन्हें लाइटर नोट, मैंने अभी फ़हीम को भी थोड़ा सा तंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से निपटा दिया कि आप ज़िया मोहिउद्दीन साहब के पास चली जाए, मरहूम साहब, उनसे पूछ लीजिए। तो अब डॉक्टर साहब, मैं ठीक है, वो तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम उतने काले नहीं होते, लेकिन हमें इतना ज़्यादा ये आबो हवा, ये धूप इफ़ेक्ट क्यों करती है कि हम अगर समझे बीच पे भी चले गए ना, वापसी आए तो हमारी जितनी कवर होगी बाजू उतनी तो और कलर की होगी, बाकी बिल्कुल टैन हो जाती है। तो क्या हम लोग अपनी स्किन केयर में इस्तेमाल करें कि हम बचे रहे, ये बताएं। एक चीज़ मैं ऐड और कर दूं कि सारी जो है बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं है। जब वो कहती हैं कि जो हम काले हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी स्किन बर्न हो रही है, यहाँ वो ये कहना चाह रही है। ये रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा देखें, जब आप बीच पे जाएंगे या सन के नीचे जाएंगे, आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और एवरी 3 आवरली आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। हम समझते हैं कि एक दफ़ा हमने सुबह उठे, हमने सन ब्लॉक लगा लिया और पूरे दिन हमें सन प्रोटेक्शन रहेगी, तो इस तरह नहीं होता। जैसे हम पाकिस्तानी, जैसे अगर मैं भी अगर सुबह मैं क्लिनिक अपना गई, मैंने एक दफ़ा अगर सन ब्लॉक लगा लिया तो मुझे पूरे 24 आवर्स तो प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। पाकिस्तानी कौम से बात कर रही हैं जो पूरा दिन मेहनत करती है और शायद दिन में एक दफ़ा मूड होते हैं, वो हर 3 घंटे के बाद सनब्लॉक लगाएं। आई डोंट थिंक सो कि इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। या इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप जैसे बोल रही हैं स्किन टाइप 6 हो जाएगी, हम नाइजीरियंस बन जाएंगे। अच्छा। तो इसी तरह ही होता है। मेरा भी एक क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, वैसे आपकी खवातीन की गुफ्तगू ज्यादा है, लेकिन हम बेचारे मर्दों का जो, मैं वही कह रहा हूँ, हम बेचारे मर्दों का जो मसला है, मर्द ज्यादा गोरे होने वाले टीके लगवा रहे हैं। आप सही बोल रही हैं, मर्द बहुत कॉन्शियस हो गए हैं आजकल। मैं वो कॉन्शियस मर्द आपके सामने बैठे उसे बोलने तो दें। उनका मसला ये है कि देखिए, एक तो ये चीज हमें समझ में नहीं आती है कि जी सन ब्लॉक जो है वो आउटडोर के लिए, इंडोर के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। ये एक पहला हमारा ब्लंडर है, इसको आप क्लियर कर दीजिएगा कि इंडोर के लिए कितना जरूरी है। दूसरा ये है कि हमारे स्किन के अंदर हमें इतना ज्यादा मसला, अगर कलर फेड होने का नहीं भी हो रहा ना, तो हमें स्किन बर्न हो जाता है, हमारी स्किन जलने लगती है, हमें रैशेज होने लगते हैं, और उसकी वजह से एक्नी प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि वी आर कैरिंग अ बेड। उसके लिए हमें, हमारी स्किन जो है उसमें नमी रह जाती है, तो उससे भी बड़े मसाइल होते हैं। हम क्या करें, मर्द क्या करें इससे बचाव के लिए? आप टिश्यू इस्तेमाल करें मुंह धोने के बाद। अच्छा यार, वो काम करें वो, अच्छा सॉरी, हमारे मेकअप रूम में इतने ज्यादा हमारे वॉशरूम में रखे हुए हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, मर्द भी एक प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करें, बिकॉज आजकल मर्द भी बहुत जो है इस इशू को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, और काफ़ी मर्द हजरात भी क्लिनिक पे आते हैं और उनको भी जाहिर है बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, तो वो भी अपने टॉवल सेपरेट रखें, अपनी हर चीज़ सेपरेट रखें, अपना शेविंग का सामान सेपरेट रखें। अगर उनको जो है शेविंग तो सेपरेट ये बेगम नहीं करती वो तो सेपरेट ही होता है। नहीं, जैसे अगर आप बनाने मतलब अबू और भाई अगर हैं तो वो अलग अलग रखते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और जैसे अगर आप आफ्टर शेव इस्तेमाल करते हैं, उससे अगर आपको एलर्जी हो रही है तो वो आप नहीं इस्तेमाल करें, और आपको अगर लग रहा है किसी चीज़ से आपको सेंसिटिविटी हो रही है, वो आप इस्तेमाल करें, वो चीज़ आप स्टॉप कर दें इस्तेमाल करना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, डिहाइड्रेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। उसका भी तरह बताइएगा। क्योंकि पानी का इस्तेमाल वो बहुत कम करते हैं, और मर्द हजरात मैंने देखा है
है वो अपने स्किन पे कुछ भी इस्तेमाल करने से थोड़ा कतराते हैं। अगर मैं उनको बोलूँ आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, उसके बाद आप सनब्लॉक इस्तेमाल करें या आप कोई सिरम इस्तेमाल करें, तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने यहाँ का। पे किन मर्दों की बात कर रहे हैं आजकल? पैसे नहीं होंगे, ये सिर्फ वही मर्द कहते होंगे, अदरवाइज तो आजकल मर्द टीके भी लगवा रहे हैं गोरे रंग करने के लिए। 24 घंटे उन्होंने अपनी किट में रहते हैं कि बाकायदा उन्होंने मेकअप भी किया होता है। आजकल ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन हो गई है, मर्दों में भी स्पेशली। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हम लोग टीकों पे, फेयरनेस क्रीम्स पे, मॉइस्चराइजिंग पे, ये जो सन ब्लॉक है इन पे बहुत बातें कर चुके हैं। एक तो सन ब्लॉक कोई ऐसा बताएं कि जो सबके लिए हो, क्योंकि अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हम 2-4 हज़ार डॉक्टरों को दे के फिर सन ब्लॉक रिकमेंड कराएं और उसके बाद फिर वो हम खरीद के लगाएं, तो यार इतने पैसे तो नहीं हम खर्च कर सकते, एक चीज़। सेकेंडली, ये जो हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हमें वाकई में लेने हैं या फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेने चाहिए? इस पर थोड़ा बता दें। अच्छा देखें, पहली बात जो आपने पूछी थी, घर के अंदर भी सनब्लॉक लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना घर के बाहर लगाना, क्योंकि मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि सनलाइट तो देखें खिड़कियों के अंदर आ रही है, बिकॉज़ जो खिड़की के अंदर जो सनलाइट आ रही है वो UVA रेडिएशन है और जो हम धूप के नीचे जो खड़े हैं वो UVB है। तो जो एक सनब्लॉक में जो सन प्रोटेक्शन जो करता है उस पर लिखा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक, जो UVA और UVB दोनों को प्रोटेक्ट करता है। तो आप ऐसा सनब्लॉक मेरे पास यही वाला है, बिल्कुल बच गया आपके 4000। हाँ, जो आपने डॉक्टर को देके लिखवा जी, तो आप वो सनब्लॉक खरीदें जिस पे लिखा हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक, जो आपको दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। तो आपने घर के अंदर भी लगाना है और घर के बाहर और लगा के स्टोव के पास जाना है या नहीं? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। स्टोव के पास लगाकर लाजमी जाना है आपने। जी, चूल्हे के पास आप जा सकते हैं लगा। जी, चूल्हे के पास लाजमी लगा के जाना है, क्योंकि अगर आपने नहीं लगाया तो हीट से आपकी स्किन खराब होगी, राइट, और रेड होगी और एलर्जीज डबल टोन हो जाती है, डबल टोन हो जाती है। तो स्टोव के पास प्लीज लगा के जाइए। डॉक्टर साहब SPF की जरा रिकमेंड कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे SPF आते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे व्यूअर्स 100, परेशान हो 30, जाएंगे। 40, 50 ये भी जरा रिकमेंड कर दें। सो एटलीस्ट आपने SPF 30 का इस्तेमाल करना है। 30 एंड अबव इज गुड फॉर योर स्किन, तो एटलीस्ट 30 आप खरीदें। ठीक है ना? 100 तक, 100 मैक्सिमम है। जी जी, 100 मैक्सिमम है, उससे अब आता नहीं है, उससे अब आता ही नहीं। उन दो बातों पे अब आप आ जाएं जो मैंने आपसे दूसरी पूछी, एक तो विटामिन्स और सेकंड बल्कि आपने बता ही दिया सनब्लॉक का। सनब्लॉक मैंने आपको बताया था। अच्छा, विटामिन्स भी आप ले सकते हैं विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज हम अपनी डाइट में, ग़िज़ा में इतनी विटामिन्स खाते हैं नहीं, और हमारी विटामिन ए भी कमी है, हमारी ग़िज़ा में विटामिन डी भी कमी है और विटामिन सी भी कमी है, और ये सब जो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हमें ये फ्री रेडिकल्स से बचाती हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होती हैं? ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं जो हमारी स्किन को, हमारी झुर्रियाँ जो कर देती हैं हमारी स्किन को, पिगमेंटेशन जो करती हैं हमारी स्किन को, हमारी स्किन पे जो एक्नी लाती हैं, स्पॉट्स लाती हैं, जो ये सन की वजह से जो मार्क्स आते हैं, ये सब चीज़ों से बचाती हैं ये सारी विटामिन। तो ये जो आपकी विटामिन सी बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ये बचाती है। बल्कि ये मैंने ये सुना कराची में रहने वाले तकरीबन तमाम ही शहरियों को विटामिन डी की कमी है। धूप ऐसा क्यों है? धूप में तो बहुत सनब्लॉक की वजह से नहीं निकल रहा ना, सनब्लॉक मिल गया आप निकलेंगे। क्या नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली इनबिल्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तानियों के अंदर कि कमी है हमारे यहाँ, ख़वातीन में भी और आई थिंक आदमियों में भी, दोनों में कमी है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ एक बात, मैं अपने बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस अपना भी तो शेयर करना है ना, ये मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। मुझे ये एक्नी का प्रॉब्लम हुआ था डॉक्टर साहबा, तो मैंने विटामिन डी और सी इन दोनों का इंटेक शुरू किया, तो मेरी स्किन में रैपिडली मुझे फर्क महसूस हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये इसके मल्टीविटामिन भी जो है वो डॉक्टर साहिबा से ले लेंगे। फिलहाल हमें बोल प्रोटेक्शन की जाने पड़ना है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ हैं और उनसा शाह ने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो उनसा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज क्या वजह है कि हमारे तमाम मेहमान पीले पीले कपड़ों में नजर आ रहे हैं? येलो येलो, क्या चक्कर क्या है? येलो येलो जी, बेहतरीन। अच्छा ये बताइए कि ये जो ये माइयों का रंग है, ये हमारे अब जब हम जा रहे हैं अपने प्रेडिक्शन की जानिब, तो सबसे पहली प्रेडिक्शन तो इस वक्त आज मैं चाहूंगा, आज के मैच के ऊपर मैं आपसे प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा। नेपाल और भारत का खतरनाक मैच है। इतनी बड़ी टीम नेपाल, जिसके सामने कल की बच्ची टीम भारत जो है वो खेलने के लिए आ रही है। क्या लगता है? वैसे तो वन साइडेड ये नेपाल ही जीतेगा, लेकिन फिर भी क्या लगता है, कार्ड्स क्या कह रहे हैं? नहीं, कार्ड्स जो है वो नेपाल को तो मुझे फेवर करते हुए नजर नहीं आ रहे। आज का जो दिन है वो इंडिया का है, भारत का है।
तो चैलेंजेस रहेंगे इंडियन टीम को, और नेपाल की जो टीम है वो भी कम नहीं है, टफ टाइम देगी इंडियन टीम को, लेकिन जीत जो है वो भारत की नजर आ रही है। क्या बात है आपकी, उनसा ने फौरन बता दिया। अच्छा उनसा इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हिना फहद मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, स्किन केयर की बातें बड़ी अच्छी हमें बताती हैं। तो ज़रा बताएंगी आप इनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इफ यू डोंट माइंड आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे डॉक्टर हिना? 8 अगस्त। 8 अगस्त। तो इनके कार्ड्स क्या बता रहे हैं? आर यू मैरिड? या और आप अपना कोई मसला भी हो स्किन का तो वो भी पूछ सकती हैं। हाँ। अच्छा, इनका स्टार तो लियो बनता है, और लियो वाले बड़े एक तो डोमिनेटिंग होते हैं, गुस्सा इनको जल्दी आता है, लेकिन कूल डाउन भी ये मुझे तो बहुत पोलाइट लग रही है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लग रही है, आपके लिए गुस्सा जल्दी आता है। इनके हस्बैंड को जरा कॉल पे लीजिएगा। लेकिन वो होता है ना कि जज्बाती लोग होते हैं, इन लोगों को फेम का बड़ा वो होता है कि फेम इनको मिलनी चाहिए, हर जगह महफिल में कहीं जाएंगे, कहीं दोस्तों में जाएंगे तो ये प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब इनकी जो पर्सनालिटी उसमें एक अलग डोमिनेटिंग पर्सनालिटी कैरी करते हैं, डोमिनेटिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, सब में छाए रहते हैं। अगर ये बात भी करते हैं तो जो है वो इर्द गिर्द खामोशी छा जाएगी, ऐसी बात करेंगे। डॉक्टर हिना का आज दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, सुबह सुबह इतनी तारीफें। हाँ जी, हमें पता है उनका सिर्फ ये कैप्रिकॉन वाले ही होते हैं जो इनके सामने आते हैं, जी ये बेल हो गया मैडम दे दें, हमें पता है। आगे कार्ड्स का बताएं, आगे फ्यूचर का। देखिए बात ये कि कैप्रिकॉन वालों की एक अपनी क्वालिटी, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, जीनियस कहते हैं ये। जीनियस बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर हिना की बात करें फ्यूचर की, तो यहाँ पर जो कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल है, दिमाग से सोचती हैं और अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली लेकर चलना चाहती हैं, समझदारी से लेकर रही। सन जो है आगे मुझे और सक्सेस, किसी चीज में फेम इनको मिलेगा, हो सकता है इनकी जो फील्ड है उसमें लोग इनको बहुत एक्नॉलेज करें, तारीफ करें, इनका कोई प्रोडक्ट है या कोई इनकी जो काम है वो लोगों में बहुत मतलब इसमें छाया रहेगा। उनसे इनका कार्ड कौन सा निकला वो भी इन्हें बता दीजिएगा प्लीज। सन का कार्ड है, सन का कार्ड है मेरे पास, यहाँ पर किंग का भी कार्ड है, तो 2 कार्ड बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब मैनिपुलेट करते हैं इनको, या कुछ पॉलिटिक्स मुझे नजर आ रही है, नेगेटिविटी नजर आ रही है। देखिए रिश्ता बताएं, ससुराल की तरफ से नहीं, ससुराल की तरफ से लोग नजर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? झगड़ा नहीं करवाना है यहाँ पे। अच्छा उनसा कोई आपका स्किन का प्रॉब्लम जो कि आप इनसे डिस्कस करना चाहें? स्किन का मुझे बस थोड़ी सी एक्ने कभी हो जाती है, और तो कुछ नहीं। विटामिन डी मेरा माशाल्लाह भी मैंने टेस्ट करवाए थे, वो बहुत अच्छा आया है, और मेरा HP लो रहता है, उसके लिए मैं टैबलेट्स खा रही हूँ, तो थोड़ी सी बेहतरी हुई है। बाकी स्किन में थोड़ी एक्ने हो जाती है, शायद मेकअप हम करते हैं, मॉर्निंग शोज में जाते हैं, मेकअप का इस्तेमाल है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स होती है ना, मैं इसे थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ डॉक्टर साहबा। जब हम किसी और चैनल पे या कहीं और जाते हैं एज ए गेस्ट, किसी भी शूट पे जाते, तो मेकअप जो होता है ना वो हमें यूज करना पड़ जाता है एक दूसरे का, जिसकी वजह से एलर्जी भी अक्सर हो जाती है और ये एक्नी का प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। इसे कैसे मतलब मेकअप रिमूवल के लिए कोई चीज आप बताएंगी, क्या रेकमेंड करेंगे? अच्छा, मेकअप रिमूवल जब भी आप करें तो एक डबल क्लेंजिंग मेथड आता है। डबल क्लेंजिंग क्या होती है कि आप मेकअप रिमूवल को पहले एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर से रिमूव करें और फिर नॉर्मल अपना फेस वॉश। कोकोनट ऑयल से करती हूँ डायरेक्टली पहले। ठीक है, दैट्स फाइन। एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर होना चाहिए, उसके बाद आप अपना फेस वॉश यूज करें। ये 2 चीजें आप करें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विड की निस्बत ना ऑयल ज्यादा बेहतर होता है, वो अच्छी तरह निकालता है मेकअप। ऑयल अच्छी तरह निकालता है, फिर आप फेस वॉश करें, डबल क्लेंस करें और उसके बाद आप अपना स्किन केयर करें। रात को आपने रेटिनॉइड का इस्तेमाल बहुत लाजमी करना है जी। ओके, अच्छा होरोस्कोप की जानिब सारी हम बढ़ जाते हैं क्योंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, तो होरोस्कोप जान लेते हैं उनसा। जी, आने वाला हफ्ता जो है एरीज वालों के लिए ट्रैवलिंग नजर आ रही है और जल्दी में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, चाहे रिश्ते से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, कारोबार से रिलेटेड हो, नौकरी से रिलेटेड हो, आपने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। टॉरस वाले जो है वो इस हफ्ते मसरूफ रहेंगे, मुख्तलिफ प्रपोजल्स आ सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं उनको, तो एक दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं टॉरस वाले। अब जेमिनाई वालों को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए इस हफ्ते, कहीं पैसा अगर लगाने की है उनका इरादा, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं,
तो बहुत सोच समझ के करें। उनके साथ कोई चीट कर सकता है, उनको कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ऐसे ही अगर जेमिनाई का रिलेशनशिप या कोई प्रपोजल आता है तो सोच समझ के किसी के साथ दोस्ती करें, रिलेशन में रहें। अच्छा, कैंसेरियस वाले ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, फजूल किस्म की सोचें इनके जहन में बहुत आएंगी, नींद की कमी नजर आ रही है। उनसा थोड़ा सा क्विकली जी। और कैंसर के बाद लियो वालों के पास पैसा है आता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स रहेंगी लियो की। अब वर्गो वालों के लिए गुड न्यूज कोई आ सकती है, जॉब से रिलेटेड या प्रपोजल आ सकता है। लिब्रा जो है वो भी पैसा इस हफ्ते नहीं लगाए, कहीं पे पैसा खर्च नहीं करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। स्कॉर्पियंस जो है अपना फोकस अपने काम में रखें, अपने घर में रखें, फोकस जो है उनका आउट हो सकता है। कोई भी इनको कोई चीज चाहिए और किसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो फोकस होकर करें। सेजिटेरियस वाले जो हैं वो उनके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, शादी के हवाले से, काम के हवाले से, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। कैप्रिकॉर्न वालों से भी ट्रैवल नजर आ रहा है, कोई शॉर्ट ट्रिप हो सकता है, उसके साथ कोई ऐसे इर्द गिर्द दोस्त या कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनको धोखा देने की कोशिश करेंगे, उनके साथ झूठ बोलेंगे, सामने से बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो असल में उनके दोस्त नहीं होंगे। को-एंकर भी हो सकते हैं क्या? को-एंकर भी हो सकते हैं क्या? जी, हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक्वेरियस वालों के लिए हफ्ता बहुत चैलेंजेस वाला रहेगा, बहुत मसरूफियत रहेगी, बहुत सारे काम स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी ऐसा वीजा अप्लाई किया है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इसमें चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। पाइसेस वालों का बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है, बस गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। चले जी, पाइसेस को गुस्से पर कंट्रोल करना है, टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। और जो को एंकर्स होते हैं ना वो बड़े हमदर्द होते हैं, साथी एंकर फंसता है उसको बचाते हैं। हाँ, नहीं मैं तो सिर्फ कंफर्म करना चाह रहा था, उन्होंने स्टार बताया मेरा। हाँ। चलिए डॉक्टर हिना, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और फहीम, आप लेना इजाजत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका, आप हमारे साथ थे और अब मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।